कॉन्सेप्ट नंबर 1 देख लिया बेटा हमने, टैक्स रेट क्या क्या है जीएसटी के। कॉन्सेप्ट नंबर 2 देख लिया, जीएसटी एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। कॉन्सेप्ट नंबर 3 देख लिया, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। 4 देख लिया बेटा, कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम्ड हुए हैं जीएसटी के अंदर। 5 देख लिया बेटा, क्या कारण थे कि हमें जीएसटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। और 6 देख लिया, इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ले रहे हैं बेटा, चार्जिंग सेक्शन। of GST. चार्जिंग सेक्शन इज दैट सेक्शन विच क्रिएट्स लाइबिलिटी। हर टैक्सेशन लॉ में एक सेक्शन होती है बेटा चार्जिंग सेक्शन, उसमें कुछ कंडीशंस दे रखी होती हैं। वो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होंगी तो ये टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। अगर वो कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो वो टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। हर टैक्सेशन लॉ में बेटा एक सेक्शन होती है चार्जिंग सेक्शन। कस्टम की चार्जिंग सेक्शन है बेटा सेक्शन 12। इनकम टैक्स की चार्जिंग सेक्शन है बेटा सेक्शन 4। जीएसटी इसकी चार्जिंग सेक्शन है बेटा। आपकी ना वीडियो बहुत ज्यादा ब्रेक में चल रही है। सीजीएसटी एक्ट की चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 9। इसके पैरेलल सेक्शन जो होगी, जो सेक्शन 9 में लिखा है वो एज इट इज कहाँ लिखा होगा, एसजीएसटी एक्ट में। एज इट इज कहाँ लिखा होगा वो, यूटीजीएसटी एक्ट में। तो एसजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट कभी पढ़ा नहीं जाता बेटा। चार्जिंग सेक्शन अपना सीजीएसटी एक्ट की सेक्शन 9 पे ध्यान दो। सीजीएसटी एक्ट की सेक्शन 9 है, आईजीएसटी एक्ट की सेक्शन 5 है। वो मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस कर लिया था। पढ़ने लायक एक्ट केवल 2 हैं, सीजीएसटी, आईजीएसटी। जो सीजीएसटी में लिखा है कट कॉपी पेस्ट एसजीएसटी यूटीजीएसटी में हो जाता है, और आपका आईजीएसटी में जो सेपरेट प्रोविजन है वो डिस्कस कर ही लेंगे बेटा। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपना हम चार्जिंग सेक्शन। हर टैक्सेशन लॉ की एक सेक्शन होती है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन इज दैट सेक्शन विच क्रिएट्स लायबिलिटी। कंडीशन दे रखी होती है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गई तो ये टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये टैक्स ही एप्लीकेबल नहीं होंगे। कस्टम की चार्जिंग सेक्शन है 12। इनकम टैक्स की चार्जिंग सेक्शन है 4। आपका बेटा जीएसटी की चार्जिंग सेक्शन सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 9, आईजीएसटी एक्ट आपकी सेक्शन 5। तो पहले मैं सीजीएसटी एक्ट को कंसीडर कर रहा हूं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, 5 सबसेक्शन है, एक एक करके 1 बाय 1 पिक कर लेते हैं। पहले सुनने पे ध्यान देना, याद करना, फिर इकट्ठा लिखवा दूंगा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, सीजीएसटी एक्ट लगे, सीजीएसटी लगेगा अगर आपने इंट्रा स्टेट सप्लाई करी है। अगर आपने इंट्रा स्टेट सप्लाई करी है तो आपके ऊपर एक टैक्स लगेगा। नेम ऑफ द टैक्स इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और उसका मैक्सिमम रेट जो हो सकता है 20% तक हो सकता है। पर एट प्रेजेंट 20% नहीं है सीजीएसटी का रेट। मैक्सिमम रेट कितना है एट परसेंट, 14%, क्योंकि टोटल 28 है ना। 28 में 14 एलिमेंट सीजीएसटी का है, 14 एलिमेंट एसजीएसटी का है। पर फ्यूचर में ये 28 बढ़ के कितना हो सकता है, 40। फ्यूचर में 28 बढ़ के कितना हो सकता है आपका 40, जिसमें 20% एलिमेंट सीजीएसटी का होगा, 20% एलिमेंट आपका एसजीएसटी का होगा। तो 9(1) कुछ नहीं बोलता। 9(1) बोलता अगर आपने इंट्रा स्टेट सप्लाई करी है तो आपके ऊपर एक टैक्स लगेगा। नेम ऑफ द टैक्स इज सीजीएसटी, और इसका मैक्सिमम रेट 20% तक हो सकता है। पर एट प्रेजेंट 20% नहीं है, एट प्रेजेंट सीजीएसटी का रेट 14% है। और ये हर सप्लाई के ऊपर लगेगा, चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स हो चाहे सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो। हर सप्लाई के ऊपर एक को छोड़ के, और वो है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को चार्जिंग सेक्शन ने बाहर कर दिया, यानी कि चार्जिंग सेक्शन ही नहीं लग रही। चार्जिंग सेक्शन ही नहीं लग रही तो इसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं हो सकता। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़ा है। एक एनिमल कंजम्पशन के लिए भी लीकर होती है, एक इंडस्ट्री कंजम्पशन के लिए भी लीकर होती है, जो रिफैक्ट्री भट्टी में यूज होती है। दारू गोला बोलते हैं बेटा इसको। अगर अल्कोहलिक लिकर फॉर इंडस्ट्री कंजम्पशन है, जीएसटी लगेगा। अल्कोहलिक लिकर फॉर एनिमल कंजम्पशन है, जीएसटी लगेगा। रिलैक्सेशन केवल किसको दी है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को, जो आदमियों के पीने के लिए लीकर बनाई है, इसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता। सर लीकर 2 तरीके से होती है सेल, या तो ये वाइन शॉप पे बिक रही है बेटा, दारू के ठेके पे बेटा, या ये रेस्टोरेंट बार में क्या होती है, सर्व होती है। लॉ सेज अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं है, चाहे ये आपकी बेटा बार में बिके, चाहे रेस्टोरेंट में बिके, चाहे आपकी साहब वाइन शॉप पे क्यों ना सोल्ड आउट होती हो। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी के दायरे से ही बाहर है। चार्जिंग सेक्शन से ही उसको क्या कर दिया बेटा, बाहर कर दिया। सर क्या लॉजिक है कि बाकी सब चीजों के ऊपर जीएसटी है, लीकर के ऊपर नहीं है।
हम जो पढ़ाई कर रहे हैं इसके ऊपर भी जीएसटी है, लीकर के ऊपर जीएसटी नहीं है। एक्चुअली लीकर के ऊपर लगती है बेटा स्टेट एक्साइज और वैट, और स्टेट एक्साइज और वैट इसका रिवेन्यू जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो जैसे ही इसको जीएसटी के दायरे में अगर लाते, वो रिवेन्यू शेयर होना शुरू हो जाता सेंट्रल के बीच में और स्टेट के बीच में। तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपोज करना शुरू कर दिया था कि इतना बड़ा रिवेन्यू का सोर्स हम क्या नहीं करेंगे, जीएसटी में नहीं आने देंगे। उधर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी, जीएसटी को इंट्रोड्यूस करना चाहती थी। तो बीच का एक रास्ता निकाल दिया, ठीक है जी, लीकर को जीएसटी के दायरे से ही बाहर कर देते हैं। यानी कि लीकर के ऊपर आज भी पुरानी स्टेट एक्साइज लगती है और पुराना क्या लगता है, वैट लगता है। इसके अलावा बाकी जो भी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो सारी की सारी सप्लाई सेक्शन 9(1) में हो जाएगी। इंट्रा स्टेट सप्लाई है, सीजीएसटी एक्ट लगेगा, सीजीएसटी टैक्स लगेगा, जिसका मैक्सिमम रेट कितना हो सकता है 20%, पर एट प्रेजेंट 20% नहीं है। एट प्रेजेंट कितना परसेंट है बेटा, 14, 28 का आधा, 28 का आधा कितना परसेंट है, 14। पर गवर्नमेंट चाहे तो फ्यूचर में इसको 14 को बढ़ा के मैक्सिमम आपका 20% तक कर सकती है। तो पॉइंट फॉर्म में लिखो जरा जल्दी जल्दी, किस चीज के ऊपर लगता है बेटा आपका ये, इंट्रा स्टेट सप्लाई, चार्जेबल टू सीजीएसटी। ऐसे ही एसजीएसटी एक्ट में लिखा होगा इंट्रा स्टेट सप्लाई चार्जेबल टू एसजीएसटी, कट कॉपी पेस्ट है ना वो। और ऐसे यूटीजीएसटी में लिखा हुआ इंट्रा स्टेट सप्लाई शैल बी चार्जेबल टू यूटीजीएसटी। मैं बोल सकता हूं एप्लीकेबल ऑन ऑल सप्लाई। अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब अगर हम बात करें अल्कोहलिक लिकर की, अल्कोहलिक लिकर ये 3 टाइप की होती हैं। एक होती है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, एक बनती है ये एनिमल कंजम्पशन के लिए, एक बनती है ये इंडस्ट्री कंजम्पशन के लिए। दारू गोला बोलते हैं इसको। केवल ये जीएसटी के दायरे से बाहर है, नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। माइक को म्यूट करो बेटा सारे जल्दी से। ये वाली दोनों की दोनों, इंडस्ट्री कंजम्पशन, एनिमल कंजम्पशन, चार्जेबल टू जीएसटी। और याद रखना अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऑलवेज चार्जेबल टू, ऑलवेज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। चाहे ये कहां पर बिके, वाइन शॉप में, दारू के ठेके पे बेटा, चाहे ये कहां पर सोल्ड आउट हो, रेस्टोरेंट या बार में। तो पहला पॉइंट हो गया सेक्शन 9(1) सीजीएसटी इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर लगती है। ये हर सप्लाई के ऊपर लगती है अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसका मैंने एनालिसिस करवा दिया। लिकर 3 टाइप से बनती हैं। एक बनती है आपकी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, सर नीचे कर दो, एक बेटा एनिमल कंजम्पशन के लिए, एक इंडस्ट्री कंजम्पशन के लिए। ह्यूमन कंजम्पशन वाले के ऊपर जीएसटी नहीं है, उसके ऊपर आज भी क्या लगता है, स्टेट एक्साइज एंड वैट। जो एनिमल कंजम्पशन के लिए है, जो इंडस्ट्री कंजम्पशन के लिए है, इनके ऊपर जीएसटी क्या होती है, चार्जेबल होती है। और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऑलवेज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी, कभी जीएसटी लगेगा ही नहीं, चाहे वो वाइन शॉप पे बिके, चाहे आपकी रेस्टोरेंट और बार में सर्व हो। और 9(1) का लास्ट पॉइंट क्या है, मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी कैन बी 20%। पर एट प्रेजेंट 20 है नहीं। एट प्रेजेंट सीजीएसटी का मैक्सिमम रेट कितना है, 14, क्योंकि टोटल मैक्सिमम रेट ही 28 है ना। 28 में 14% शेयर सीजीएसटी का, 14% शेयर एसजीएसटी का। 9(1) मेरी तरफ से बेटा कंप्लीटली वाइंड अप हो गई। 1 बाय 1 आपके जो भी इफ्स एंड बट्स हों। सर कुछ अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मार्केट में हैं, लाइक अल्कोहलिक प्रोडक्ट, अगर कोई चॉकलेट आती है उसके Yes, अंदर yes, अल्कोहल sir. है, कोई टॉफी आती है उसके अंदर अल्कोहल है, तो वो लीकर थोड़ी ना बेटा।
चार्जेबल टू जीएसटी। ओके, थैंक यू सर। तो आप लिख लो इस केस में गुड्स मेड अप ऑफ अल्कोहलिक लिकर चार्जेबल टू जीएसटी। जैसे चॉकलेट्स आती हैं, केक में भी डलते हैं बेटा, ये पेस्ट्रीज में भी डलते हैं, सर्टेन बेकरी आइटम में डलते हैं, वो सब चार्जेबल टू जीएसटी। रिलैक्सेशन हिंदी में बोल रहा हूँ, एंड पार्डन माई लैंग्वेज, दारू को रिलैक्सेशन है, ओके सर। ठीक है ना बेटा, पार्डन माई लैंग्वेज, Okay, sir. उसको रिलैक्सेशन है। आई थिंक बहुत है इतना बेटा, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स? नो सर। नेक्स्ट बेटा, No, sir. सेक्शन 9 सबसेक्शन 2। सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 इनको बोलते हैं 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। कौन कौन से 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं? सबसे पहला पेट्रोलियम क्रूड, कच्चा तेल, हाई स्पीड डीजल, डीजल को बोलते हैं बेटा हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैसेस, एटीएफ एयर टर्बाइन फ्यूल। इन 5 चीज़ों के ऊपर अभी जीएसटी नहीं है, इन 5 चीज़ों के ऊपर अभी जीएसटी नहीं है। फ्यूचर में जीएसटी लग सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। अभी जीएसटी नहीं है, फ्यूचर में इनके ऊपर जीएसटी लग सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। एट प्रेजेंट नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। in future may be chargeable to GST। किसकी रिकमेंडेशन पे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो अभी एट प्रेजेंट नहीं है, पर फ्यूचर में इसके ऊपर जीएसटी लग सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। सर इनको जीएसटी के दायरे से बाहर क्यों कर दिया? ये 5 चीज़ों को जीएसटी के दायरे से बाहर क्यों करा? ऊपर लिखकर तो चलो समझ में आता है कि स्टेट गवर्नमेंट का मैटर था, स्टेट एक्साइज और वैट वो अड़ गए थे, उन्होंने आने ही नहीं दिया इसको इसके दायरे में, जीएसटी के दायरे में, तो इसलिए उसको बाहर कर दिया। ये 5 प्रोडक्ट को क्यों बाहर करा? इन 5 को बाहर करने का कारण ये है बेटा, इससे गवर्नमेंट को मैसिव रेवेन्यू मिलता है। अगर ये जीएसटी के दायरे में आ जाते, इसका रेट केवल मैक्सिमम 40% तक हो सकता था। एट प्रेजेंट इसके ऊपर 200% रेट है। अगर सारे रेट हटा दें इसमें से, एक्साइज अपना जो जो लगता है इसके ऊपर बेटा, अगर सब कुछ ये हटा दें, ये रेट ही इसका 20-25 रुपए लीटर रह जाएगा इसका। ये बाकी सारा जो अमाउंट है ये टैक्सेस के तौर पे क्या हो रहा है बेटा, ये ऐड हो रहा है। अगर जीएसटी के बकेट में लेके आ गए, अननेसेसरी क्या हो जाएगा बेटा, इसका टैक्स बर्डन जो हो जाएगा, टैक्स रेट कम हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम रेट कितना हो सकता है, 20 + 20 40% हो सकता है ना। तो अभी तो 200% के हिसाब से उसके ऊपर क्या लग रहे हैं साहब, टैक्स लग रहे हैं। गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू का सोर्स ही ये बचा हुआ है, बाकी सब कुछ तो फ्री में बट रहा है। अरे कोविड वैक्सीनेशन का ही लाइव एग्जांपल ले लो यार, ठीक है? यस सर। चलो सर फिर एक बात बताओ, सबसेक्शन 1 में एक प्रोडक्ट बाहर है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सबसेक्शन 2 में 5 प्रोडक्ट बाहर हो गए, इनको अपनी तरफ से नाम दे दिया 5 पेट्रो रिलेटेड प्रोडक्ट। सर ये 6 के 6 इकट्ठे क्यों नहीं लिख दिए सबसेक्शन 1 में, या 6 के 6 इकट्ठे क्यों नहीं लिख दिए सबसेक्शन 2 में? ऐसा इसलिए, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसके ऊपर तो कभी जीएसटी लगेगी ही नहीं। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये कभी जीएसटी के दायरे में आएगा ही नहीं। जबकि 5 ये जो प्रोडक्ट हैं अभी जीएसटी नहीं है, फ्यूचर में इनके ऊपर क्या लग सकती है बेटा, जीएसटी लग सकती है। फ्यूचर अगले 10-20 साल तक तो खैर मुझे नजर आता नहीं, पर लो यही है, अभी जीएसटी नहीं है, पर फ्यूचर में इसको जीएसटी के दायरे में ला सकते हैं। जीएसटी के दायरे में लाने के लिए किसकी रिकमेंडेशन चाहिए होगी? जीएसटी काउंसिल की बेटा रिकमेंडेशन चाहिए होगी। ये क्रक्स है बेटा अपना सबसेक्शन 2 का। इसमें इफ्स एंड बट्स 1 by 1। नो सर। तो सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 तेजी से। सबसेक्शन 1 क्या थी बेटा, इंट्रा स्टेट सप्लाई करोगे, सीजीएसटी टैक्स आपको देना पड़ेगा। मैक्सिमम रेट 20% तक हो सकता है, पर एट प्रेजेंट अभी 14% है। नंबर 3 हर सप्लाई के ऊपर लगता है, एक को छोड़ के, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन फुल स्टॉप।
सेक्शन 9 सबसेक्शन 2, 5 पेट्रोल रिलेटेड प्रोडक्ट जो हैं अभी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, पर फ्यूचर में इनके ऊपर जीएसटी क्या हो सकता है साहब, आपका अराइज हो सकता है। ठीक, कुल मिला के 6 प्रोडक्ट हो गए। इन 6 प्रोडक्ट में लिख लेना, इनको बोलते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ये वर्ड यूज होंगे आगे। एक मैंने पढ़ाया था जिसका रेट ही 0 है, उसको बोलते थे नील रेटेड सप्लाई। मैंने भी लिया था ना, जिसका रेट ही 0 होता है उसको बोलते हैं नील रेटेड सप्लाई। ये जो 6 प्रोडक्ट हो गए, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और 5 पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट, इनको बोलते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई। सर बायोफ्यूल्स होते हैं वो आते हैं इसमें? कौन सी चीज बेटा? बायोफ्यूल्स, बायोडीजल और नहीं 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 नहीं। ओके सर। चलिए सर ये सैनिटाइजर वगैरह भी तो उसी से रिलेवेंट हो गया ना सर? सैनिटाइजर के ऊपर जीएसटी है भाई। सैनिटाइजर इन 5 में कहाँ आ रहा है यार? सर सर वाइन एक वगैरह मिनट से तो बेटा। बन रहा है ना आजकल वो स्प्रिट। हाँ जी। सर वाइन स्प्रिट वगैरह इन्हीं से तो बन रहा है ना सर वो? अरे यार, इसमें कोई चीज यूज हो रही है तो ये मोटर स्पीड थोड़ी ना हो गई। कार का पेट्रोल खत्म हो जाएगा, सैनिटाइजर डाल देगा, चल जाएगा वो। चॉकलेट केक का एग्जांपल। नहीं सर मैं एल्कोहल। चॉकलेट केक छोड़ो, सैनिटाइजर को बेटा इस 5 में कहाँ फिट करेगा ये बता। सर एल्कोहल वगैरह उसमें हो रहा है ना यूज? अरे यार, दारू की जगह पी जाएगा क्या उसको, मुझे ये बताओ ना यार। अल्कोहल तो यूज दवाइयों में भी होता है। कफ सिरप जो पीता है उसमें अल्कोहल यूज होता है। केवल लीकर जीएसटी के दायरे से बाहर है। लीकर से जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं कोई और जीएसटी के दायरे में आएंगे। वो ये चीज डिस्कस कर तो ली थी। बेकरी प्रोडक्ट है या कोई दवाइयां बन रही है, मेडिकल प्रिपरेशन है, कोई टॉयलेट प्रिपरेशन है, इसमें भी यूज होते हैं। डोमेक्स वोमेक्स इनके पढ़ना, इसमें भी यूज होते हैं। तो लीकर थोड़ी ना हो गई यार वो। ठीक है? हाँ जी। Yes, मोहन, sir. Yes, sir. चलिए सबसेक्शन 3 9(3) है ये है नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विसेज। कवर्ड अंडर आरसीएम। आरसीएम स्टैंड्स फॉर बेटा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पूरा चैप्टर है, डिटेल में लूंगा, यहाँ बस ये लिख के छोड़ देना। ये बोल दो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की चार्जिंग सेक्शन है ये। यानी कि 9(1) फॉरवर्ड चार्ज की बात करता होगा फिर तो बाय डिफॉल्ट, और 9(3) किसकी लगती है बेटा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। 9(4) ये रिवर्स चार्ज मैं सेपरेटली लूंगा सर ये कौन कौन सी गुड्स हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो रिवर्स चार्ज में आती हैं। प्लीज बोले बेटा। ये वही है जिसमें ये एडवोकेट और वो 12 वो है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 9(4) ये एक स्पेसिफिक केस है। सप्लायर होना चाहिए अनरजिस्टर्ड, रिसिपिएंट होना चाहिए रजिस्टर्ड प्लस नोटिफाइड, गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखा हो। सप्लाई होनी चाहिए, सप्लाई गुड्स की भी हो सकती है और सप्लाई सर्विसेज। और ये सर्विसेज भी नोटिफाइड होनी चाहिए, ये सप्लाई भी नोटिफाइड होनी चाहिए। तो 9(4) लग जाता है। 9(4) भी आरसीएम ही है। हु विल पे जीएसटी? इम्पोर्टर। इंपोर्टर। नहीं मतलब इसमें केस है ना, इम्पोर्टर मतलब रिसिपेंट। रिसिपिएंट विल पे जीएसटी। 9(3) और 9(4) दोनों ही आरसीएम को कवर करती हैं। डिफरेंस क्या है मैं ये बताता हूँ। 9(3) 9(4) में केवल नोटिफाइड गुड्स हैं और नोटिफाइड सर्विसेज हैं। सप्लायर कोई भी हो, रिसिपिएंट कोई भी हो, वो चेक नहीं करता बेटा। उसने तो गुड्स और सर्विसेज बता दी जो जो नोटिफाइड हैं। वो पूरा डिटेल लूंगा, पूरा एक लेक्चर खपेगा उसमें। बहुत बड़ी लिस्ट है कि कौन कौन सी गुड्स हैं और कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो रिवर्स चार्ज में आती हैं। अगला लेक्चर लूंगा ये मैं। 9(4) जो है ये आपका एक स्पेसिफिक केस को डील करता है खाली। सप्लायर अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होना चाहिए प्लस नोटिफाइड होना चाहिए। सप्लाई भी क्या होनी चाहिए? नोटिफाइड होनी चाहिए। ओनली देन आरसीएम शैल अप्लाई। इसमें केवल आज तक एक ही सप्लाई नोटिफाइड हुई है और रिलैक्सेशन ये है वो स्टूडेंट लेवल पे है नहीं। इसमें केवल एक ही सप्लाई है बेटा और वो स्टूडेंट लेवल पे नहीं है बच्चे। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए है। नॉलेज के लिए कहोगे तो आखिरी में बता दूंगा,
जब रिवर्स चार्ज लूंगा। बस ये 9(4) याद रखना कि लगता कब है। सप्लायर अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड प्लस नोटिफाइड होना चाहिए, सप्लाई भी नोटिफाइड होनी चाहिए, तो 9(4) में आरसीएम लगता है। आरसीएम लगने का मतलब रिसिपिएंट इसके ऊपर जीएसटी पे करेगा। आज तक इसमें 9(4) में केवल एक ही नोटिफिकेशन आई है, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए है बेटा, वो स्टूडेंट के लिए रेलेवेंट नहीं है। रेसिपिएंट रजिस्टर प्लस नोटिफाइड मतलब क्या है? नोटिफाइड भाई एक तो रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो नोटिफाइड भी होना चाहिए। जैसे मान लो डीएलएफ ले लो, ओके। डीएलएफ रजिस्टर्ड तो है ही, और गवर्नमेंट ने बोल दिया रियल एस्टेट वाले नोटिफाइड है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करेगी ना इशू। ठीक है। 9(4) के लिए नोटिफिकेशन लानी पड़ेगी उनको। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लिया है रियल एस्टेट वालों के लिए, तो अब डीएलएफ क्या है बेटा आपका, क्या हो गया मेरे एग्जाम्पल में, रजिस्टर्ड तो है ही और गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाई भी हो गया। ठीक है। ठीक है, वो अलग बात है, बच गए, अपने सिलेबस में नहीं है 9(4) ये। 9(3) है, उसको डिटेल में लूंगा ही मैं। ठीक। तो 9(1) कंप्लीट हो गई बेटा इन टोटलिटी। 9(2), 9(3) आपका रिवर्स चार्ज को डील करता है, वो डिटेल में लूंगा। 9(4) ये एक स्पेशल केस होता है बेटा, जहां पर सप्लायर अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, नोटिफाइड चीज़ों की सप्लाई होनी चाहिए, और रिसिपिएंट क्या होना चाहिए आपका साहब, रजिस्टर्ड एंड वो भी गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड हो, तभी 9(4) में आरसीएम लगता है। और आरसीएम लगने का मतलब रिसिपिएंट इसके ऊपर क्या करता है, जीएसटी पे करता है। सर ये 9(4) एप्लीकेबल नहीं है सिलेबस पे? नहीं एप्लीकेबल नहीं है मतलब सर मतलब आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, स्टूडेंट एज में नहीं रखा उन्होंने। ओके। प्रैक्टिकली तो इसमें एक नोटिफिकेशन आ चुकी है रियल एस्टेट वालों के लिए, वो आपके लिए नहीं है। नॉलेज के लिए कहोगे तो आखिरी में कंसीडर कर लूंगा, बता दूंगा क्या तो चीज़। मतलब सर एग्जाम में तो नहीं आएगा ना 9(4) से रिलेटेड? बेटा अभी 2 बार बोल दिया कि स्टूडेंट के लिए रेलेवेंट नहीं है। ठीक है सर। चलिए प्लीज, 9(1) हो गया, 9(2) हो गया, 9(3) हो गया, 9(4) हो गया। 9(5) ये बहुत बढ़िया सेक्शन बनाई है इन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एब्रीवेटेड एज ECO। ECO। 9(5) में इंपॉर्टेंट चीज, ये केवल नोटिफाइड सर्विसेज के ऊपर लगता है। सर्विसेज होनी चाहिए और वो भी गवर्नमेंट ने क्या कर रखी हो, नोटिफाइड कर रखी हो। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल ओनली ऑन नोटिफाइड सर्विसेज। नोटिफाई हुई हैं 3 है, तीनों याद करनी है, अभी लिखवाऊंगा, पर एक पॉइंट और लिखवा दूं। अगर सर्विसेज नोटिफाइड हो गई, हु विल पे जीएसटी? ECO will pay GST। तो 9(5) एक तो केवल सर्विसेज के ऊपर लगता है, क्या सारी सर्विसेज के ऊपर लगता है? आंसर इज नो। गवर्नमेंट ने क्या कर रखी हो बेटा, नोटिफाई कर रखी हो। कर दीजिए गवर्नमेंट ने नोटिफाई, हु विल पे जीएसटी? ECO विल पे जीएसटी। सर कौन कौन सी सर्विसेज नोटिफाइड हुई हैं, याद कर लेना, ये एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है इसकी। नोटिफिकेशन नंबर याद नहीं करना, मैं लिख भी नहीं रहा। सबसे पहली जो सर्विसेज नोटिफाइड हुई है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, एग्जाम्पल दो। ओला, Uber। वेरी गुड। सेकेंड सर्विसेज जो नोटिफाइड हुई है, MMT, सेकेंड सर्विसेज जो इसमें नोटिफाइड हुई है, प्रोवाइडिंग accommodation in hotel, motel, accommodation in hotel। motel, एग्जाम्पल Oyo। Oyo, make my ओयो। trip, गुड। तीसरा आपका जो नोटिफाइड हुआ है, housekeeping services, अरे यार मजा आ जाता है ऐसे पढ़ के बैठो तो, प्रोवाइडिंग हाउस कीपिंग सर्विसेज, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, Urban। आपके बेटा अर्बन provide क्लैप। करते हैं। अर्बन क्लैप। urban company, अर्बन क्लैप। नहीं सर अर्बन कंपनी ना सर आपका नाम तो जो अर्बन भी क्लैप है। मुद्दे पे आओ बेटा प्लीज, मेरे को उस पर क्यों डिटेल में नहीं जाना ना, मेरा मैटर टैक्स है बेटा, इधर उधर टेक्निकलिटी से मत लेके जाओ। सर ये 3 सर्विसेज आज तक क्या हुई है, नोटिफाइड हुई है। इन केस में हु विल पे जीएसटी? ECO, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ओला, उबर, ओयो, अर्बन क्लैप विल पे जीएसटी। और भी टेक्निकलिटीज हैं, भी डिटेल में लूंगा, पर धीरे धीरे। इसमें क्या स्विगी आ रहा है? स्विगी। स्विगी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, सर्विस का है,
पर कवर नहीं हो रहा। नो सर। जोमेटो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है आपका बेटा, और सर्विसेज का है पर कवर नहीं हो रहा क्योंकि वो नोटिफाइड नहीं है। ओके सर। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ 9(5) में सारी सर्विसेज नहीं है, केवल और केवल क्या है बेटा आपकी नोटिफाइड सर्विस। सारी सर्विसेज नहीं है, केवल और केवल क्या है बेटा आपकी नोटिफाइड सर्विसेज। 3 नोटिफाइड हुई है आज तक बस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ओला उबर, प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन इन होटल बेटा ओयो, प्रोवाइडिंग हाउस कीपिंग सर्विसेज एग्जाम्पल अर्बन क्लैब, जो भी है बेटा केवल ये क्या हुए हैं साहब इसके अंदर नोटिफाइड हुए हैं। इन केस में ना तो हम सर्विस प्रोवाइडर से जीएसटी लेंगे, ना हम सर्विस रिसिपिएंट से जीएसटी लेंगे, हम जीएसटी लेंगे किससे? ईसीओ से। ईसीओ कह रहा है जीएसटी लोगे कैसे, मैं तो इंडिया से बाहर बैठा हूँ। ओला उबर के सर्वर कहाँ पर हैं? इंडिया से बाहर हैं। तो लोग कह रहे हैं इंडिया में जो आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगी हम उससे ले लेंगे। ओला कह रहा है ले अभी बंद करता हूँ। उसने अपनी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या कर दी बेटा? बंद कर दी। तो लॉ सेज इंडिया में किसी को अपॉइंट कर हु विल डिस्चार्ज द जीएसटी लायबिलिटी। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा बेटा 9(5) में हु विल पे जीएसटी? ईसीओ विल पे जीएसटी। किससे? ईसीओ से कैसे रिकवर करें? ओला उबर के सर्वर तो बाहर हैं, इंडिया में उसकी कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, लाइजन ऑफिस है, उससे क्या कर लेंगे हम? टैक्स रिकवर कर लेंगे। अगर इंडिया में उनका कोई लाइजन ऑफिस ही नहीं है या इंडिया में उनका बेटा कोई भी आपका साहब परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो उनको अपॉइंट करना पड़ेगा इंडिया में किसी पर्सन को, जो क्या करेगा बेटा अपनी जीएसटी लायबिलिटी साहब डिस्चार्ज करेगा। ये सारा 9(5) के अंदर ही लिखा हुआ है। यहां पर मैं एम्फेसिस लेना चाहूंगा एक चीज के ऊपर, और ध्यान देना। एक एक सर्विसेज को पिक करो 1 by 1। सबसे पहली कौन सी है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। यस सर। ये होता है बेटा ओला उबर। ये होता है बेटा वो कैब ओनर जिसकी कार चल रही है, टैक्सी ड्राइवर। यस सर। यस सर। और ये आप और मैं जो रिक्वेस्ट करते हैं, क्या नाम दें हम इनको? क्लाइंट। क्लाइंट बोल देते हैं। पैसेंजर सबसे बढ़िया। यस। होता क्या है, ये इनके सर्वर पे रिक्वेस्ट करता है, सर्वर नियरेस्ट कैब देखता है कि कौन सी कैब है। मुझे पश्चिम बिहार से पटेल नगर जाना है, अपने घर से ऑफिस जाना है बेटा, तो मैंने रिक्वेस्ट क्या कर दी? फॉरवर्ड कर दी। वो ढूंढेगा कि उसके आसपास लोकेलिटी में कौन सी कैब है, वो रिक्वेस्ट आगे क्या कर देगा बच्चे? फॉरवर्ड कर देगा। कैब ओनर क्या कर लेगा? मुझे पिक कर लेगा, ड्रॉप कर देगा। पेमेंट या तो मैं ऑनलाइन करता हूं या कैब ओनर को कैश में दे सकता हूं। ये होता है ना सिस्टम। यस सर। हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? सर्विस तो देने वाला ये है ना। यस हु यस इज द सर। सर्विस रिसिपिएंट? पैसेंजर। पैसेंजर। अब समस्या इसको पकड़ना था लॉ ने, लॉ इनके ऊपर लगाना चाह रहा था, ये ज्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर है, इनको कहाँ लेंगे? ये तो बेचारे टैक्सी चला रहे हैं, ये इतने अवेयर नहीं है जीएसटी से। और ये पैसेंजर मान लो कोई स्टूडेंट है, आप हैं, ठीक है ना, इनसे भी कहाँ जीएसटी लें? लो इनको दायरे में लाना चाह रहा है। अब ना तो ये सर्विस प्रोवाइडर है ना ये सर्विस रिसिपिएंट है। सर्विस प्रोवाइडर होते तो फॉरवर्ड चार्ज में ले लेते, इनको धर लेते। अगर ये रिसिपिएंट होते तो किस में ले लेते इनको हम? रिवर्स चार्ज में। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 9(5) अलग से क्यों बनी है। भाई चार्ज तो दो ही होते हैं, या तो फॉरवर्ड चार्ज होता है या रिवर्स चार्ज होता है। फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी लायबिलिटी होती है सर्विस प्रोवाइडर की, रिवर्स चार्ज में सर्विस लायबिलिटी होती है बेटा सर्विस रिसिपिएंट की। अब ओला उबर के ऊपर हम टैक्स लगाना चाह रहे थे, तो कितना जबरदस्त लॉ बना के गए अरुण जेटली साहब 9(5) में। उन्होंने बनाया था ना बेटा, जीएसटी उनके जमाने में आया था, तो फाइनेंस मिनिस्टर का ही नाम लिया जाता है। तो उन्होंने बोल दिया भैया ओला उबर से भी टैक्स लेंगे, और इनके लिए चाहे हमें कहीं तक जाना पड़ जाए, अलग से सेक्शन ही बना दी 9(5) कि नोटिफाइड सर्विसेज के केस में ईसीओ क्या करेगा बेटा? ईसीओ विल पे जीएसटी। इस केस में ईसीओ ऑलवेज पे जीएसटी। फर्स्ट समझ में आ गया? फर्स्ट। यस सर। यस सर। जरा सेकंड और थर्ड में ध्यान देना, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। सेकंड कौन सी सर्विस थी? प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन। और थर्ड कौन सी सर्विस थी? हाउसकीपिंग। इस केस में क्या होता है, इस केस में ध्यान से सुनना, ईसीओ हमेशा पे नहीं करता। अगर सर्विस प्रोवाइडर सेक्शन 22 में जीएसटी रजिस्टर्ड है तो सर्विस प्रोवाइडर जीएसटी पे करता है।
मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, अगर सर्विस प्रोवाइडर सेक्शन 22 ऑफ CGST एक्ट में रजिस्टर्ड है तो सर्विस प्रोवाइडर इसके ऊपर क्या करता है बेटा, आपका GST पे करता है। और अगर सर्विस प्रोवाइडर GST रजिस्टर्ड नहीं है देन हु विल पे GST बेटा, फिर ये आपके क्या करेंगे साहब, ओयो या ये अर्बन कंपनी, ये क्या करेगी बेटा, इसके ऊपर साहब GST पे करेगी। इसको ऐसे लेता हूँ, आपके फिर समझ में आएगा, अलग अलग खोलता हूँ। सर इसके लिए ऐसा क्यों है? ये ओयो, ये एक होटल ले लेते हैं बेटा, जैन होटल, आप अपना सरनेम लिख लेना, और ये मान लेते हैं एक टूरिस्ट, ठीक है। टूरिस्ट ने बेटा ओयो की वेबसाइट को विजिट करा, जैन होटल देखा, उसे रेट वेट पसंद आ गए, उसने जैन होटल की क्या कर दी, बुकिंग कर दी। ये इसने आगे पास कर दिया, ओयो ने रिक्वेस्ट आगे क्या कर दी बेटा, अपनी फॉरवर्ड कर दी। जैन होटल की पूरे साल की एग्रीगेट टर्नओवर, छोटा होटल है बेटा, 18 लाख है। GST में रजिस्ट्रेशन होता है 20 लाख के बाद। GST में रजिस्ट्रेशन क्या होता है बेटा, 20 लाख के बाद। अब ये होटल छोटा है बेटा, एग्रीगेट टर्नओवर 18 लाख, तो मैं बोल सकता हूँ जैन होटल क्या है, अनरजिस्टर्ड। तो इस केस में हु विल पे GST, ओयो। ओयो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में मत देखना कि कैब ओनर GST रजिस्टर्ड है या नहीं है, वहाँ तो हमेशा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में तो हमेशा आपका साहब ओला उबर ही देगा। वाइल नीचे की दो सर्विसेज में यहाँ पर लो ने बोला है कि ये पर्सन GST रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर ये वाला पर्सन सर्विस प्रोवाइडर GST रजिस्टर्ड नहीं है तो ECO देगा, और अगर ये पर्सन GST रजिस्टर्ड है इसकी जगह ताज होटल कर दो। ताज होटल तो बेटा 20 लाख से ऊपर है, यस सर। पूरे साल की टर्नओवर देखते हैं ना, वो तो बड़ा होटल है बेटा। तो उस केस में हु विल पे GST, ताज होटल। ताज होटल। तो एग्जाम में पक्का इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बनेगा, या तो आएगा सीधा क्वेश्चन कि भैया 9(5) में कौन कौन सी सर्विसेज हैं ये बता दो। सीधा क्वेश्चन आ जाए फिर तो कुछ करना ही नहीं होता, एग्जाम में बेंच पे खड़े हो जाना, मन से धन्यवाद देना एग्जामिनर को, बैठ जाना कि भैया 3 सर्विसेज नोटिफाइड हुई हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हुई है, होटल अकोमोडेशन हुई है, और तीसरा हाउस कीपिंग हुई है। क्वेश्चन बनाएगा वो केस स्टडी। जैन होटल, उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 18 लाख है और वो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है किसके थ्रू, ओयो के थ्रू। पहला क्वेश्चन, क्या जैन होटल को रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है? आंसर इज नो। 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं चाहिए होता, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं चाहिए। हु विल पे GST, ओयो विल पे GST। फिर अगला पार्ट वो बनाएगा बेटा, अगर ओयो का इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ना हो तो किससे लें, वो इंडिया में किसी को अपॉइंट करेगा, हु विल डिस्चार्ज द GST लायबिलिटी। आई होप यू आर गेटिंग द इशू। सर इसके लिए ऐसे रजिस्ट्रेशन क्यों रखा है? अरे 20 लाख की लिमिट है सबके लिए है वो, तो इसके लिए क्या? नहीं, जैसे कि फर्स्ट वाले पॉइंट में हमने उबर फर्स्ट वाले पॉइंट में बेटा होटल इंडस्ट्री ज्यादा ऑर्गेनाइज है या टैक्सी वाले ज्यादा ऑर्गेनाइज हैं? होटल। फिर तो इसलिए इनको तो छोड़ दिया, टैक्सी वालों को छोड़ दो, उनको टैक्सी चलाने दो, जीने दो। सर इस पे एक हमेशा ओला उबर को ले लिया, ये सेक्टर थोड़े से ऑर्गेनाइज हैं, तो यहाँ पर बोल दिया कि भैया अगर आप GST रजिस्टर्ड है आप आ जाओ दायरे में, आप GST पे कर दो, और अगर आप नहीं है तो आप टेंशन मत लो, हम रेवेन्यू अपना लूज नहीं करेंगे, हम ओयो से ले लेंगे। ठीक है सर। ठीक है, सेम कहानी अगले अर्बन क्लैप में भी है बेटा, हाउस कीपिंग वाले में भी। सप्लायर अगर छोटा सप्लायर है, अनरजिस्टर्ड है, तो हम ले लेंगे अर्बन क्लैप से बेटा। और अगर वो क्या है साहब आपका GST रजिस्टर्ड है फिर हम उसी से लेंगे। GST रजिस्टर्ड है फिर तो ब्ला प्लेयर होगा बेटा, रजिस्टर्ड होना जरूरी है ना जी। सर ऐसे तो समझ आ गया, एक नोट लिखवा दीजिए। तो आते हैं मुद्दे पे। सबसे पहला नोट ही लिखवा रहा हूँ, अब पहले तो इन सर्विसेज को लिख लेते हैं हम। हाँ सर नोटिफाइड लिख ली। 2 3, अरे लिख दोबारा ना लाइक, जो कुछ और लिखवा रहा हूँ। पहला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, दूसरा अकोमोडेशन इन होटल, तीसरा हाउस कीपिंग, सप्लायर GST रजिस्टर्ड, सप्लायर GST अनरजिस्टर्ड।
जल्दी जल्दी बोलो बेटा, कौन जीएसटी पे करेगा ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर में? ECO। दोनों ही केसेस में हमेशा ECO। अकोमोडेशन इन होटल्स बेटा और सप्लायर जीएसटी रजिस्टर्ड है, उतार होटल वाला। वो रजिस्टर्ड है तो वही करेगा। सप्लायर। सप्लायर विल पे। और अगर अनरजिस्टर्ड है? ECO। ECO। बेटा माइक को म्यूट करो, अवंतिका माइक डिस्टर्ब कर रहा है आपका बहुत ज्यादा। हाउसकीपिंग, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है? सप्लायर विल पे GST। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है? ECO। ECO। आज तक खाली 3 सर्विसेज नोटिफाइड हुई हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, अकोमोडेशन इन होटल, हाउसकीपिंग। मेरी अपनी ओपिनियन, जो मेरी इंट्यूशन कहती है, चौथा इसमें स्विगी भी आ जाएगा बेटा। ये भी बहुत बड़ा नेटवर्क है, खाने पीने का एरिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कौन सा सर? अभी शायद स्विगी, कोविड के चक्कर जोमेटो। में छोड़ दिया हो बेटा। ये स्विगी जोमेटो पक्का आएंगे, ये जब आफ्टर कोरोना ये सेटल हो जाएगा, इनको भी लाएंगे ये इसके दायरे में। सर जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, इनका कुछ नहीं है बेटा, ये दो ECO है पर इसमें नहीं है, इसके दायरे में नहीं है। ठीक है ना? तो ये ग्रोफर्स वगैरह इनकी भी तो अच्छी खासी टर्नओवर। ये 3 है एट प्रेजेंट। इनके अलावा बाकी जितने भी परमुटेशन कम्बिनेशन है ये 9(5) में नहीं है, तो या तो 9(1) में आएंगे या 9(3) में होंगे। 9(1) में होंगे तो FCM लगता है, 9(3) आपका बेटा RCM लगता है। ठीक है, केवल 3 ECO हैं। इसके अलावा जो बाकी ECO होंगे सेक्शन 52 में पढ़ाऊंगा, TCS के दायरे में आते हैं वो, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। वहाँ पर डिफरेंस लिखवाता हूँ मैं, सेक्शन 52 और 9(5) के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अभी 52 पढ़ानी, 9(5) पढ़ लिया। 9(5) केवल सर्विसेज, नोटिफाइड सर्विसेज, और एट प्रेजेंट 3 सर्विसेज नोटिफाइड हुई हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हमेशा ECO ही देगा। अकोमोडेशन इन होटल और हाउसकीपिंग में सप्लायर GST रजिस्टर्ड है तो वो देगा। सप्लायर GST अनरजिस्टर्ड है तो हम ECO से क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। ECO में किससे रिकवर करेंगे? उसकी जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट या लाइजन ऑफिस होगा उससे, और अगर वो नहीं है तो इंडिया में वो किसी को अपॉइंट करेगा, हु विल डिस्चार्ज द GST लाइबिलिटी। माइक को म्यूट कर बेटा नलिनी। सर ये लोग ITC क्लेम कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट वाला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाला जो भी पॉइंट जो है। ओला उबर है यस सर। कर वो सकते भी हैं। GST पे करेगा, सारे ITC क्लेम करेंगे। ओके सर। इसलिए तो है। 5 की नेगेटिव लिस्ट में नहीं होना चाहिए। ब्लॉक क्रेडिट। यस सर समझ गए। चलिए जी आगे बोले। चार्जिंग सेक्शन 9 अपनी इन टोटलिटी कंप्लीटली वाइंड अप हो गई। अब 9(1) से 9(5) में 5 ही मिनट में तेजी से। 9(1) में लिखा भैया इंट्रा स्टेट सप्लाई करोगे CGST लगेगा, मैक्सिमम रेट 20% तक होगा, और ये एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं लगेगा, चाहे वो बार में बिके चाहे वो वाइन शॉप पे बिके, फुल स्टॉप। 9(2) 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी GST नहीं है, फ्यूचर में GST काउंसिल की रिकमेंडेशन पे इसके ऊपर GST लग सकता है। 9(3) नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज के ऊपर RCM लगेगा। 9(4) सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है, सप्लाई नोटिफाइड है, रिसिपिएंट आपका रजिस्टर्ड है, नोटिफाइड है, तो RCM लगेगा। स्टूडेंट लेवल पे 9(4) अभी एप्लीकेबल नहीं है, ऑल्दो प्रैक्टिकली इसमें एक नोटिफिकेशन आ चुकी है। और 9(5) आपका नोटिफाइड सर्विसेज के केस में ECO के ऊपर क्या आ जाएगी, GST लाइबिलिटी आ जाएगी। सर्विसेज होनी चाहिए नोटिफाइड। 3 नोटिफाइड है जो आपके सामने स्क्रीन पे है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, अकोमोडेशन इन होटल, हाउस कीपिंग। कोई क्वेरी बेटा चार्जिंग सेक्शन में इन टोटलिटी, मेक इट फास्ट। चले आगे। यस सर। CGST IGST इसकी चार्जिंग सेक्शन कौन सी है? 9 की 9 इसकी चार्जिंग सेक्शन 5 5। सुनने पे ध्यान देना। 9(1) में मैक्सिमम रेट ऑफ CGST कितना हो सकता है? 20%। तो बता सकते हो 5(1) में क्या लिखा होगा? 40%। 40। मैक्सिमम रेट ऑफ IGST 40। ये किसके ऊपर नहीं लगती? Alcoholic liquor for human consumption।
सेम यही लिखा है, एग्जैक्ट सेम। बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ है वो बता देता हूँ, यहाँ पर एक प्रोविज़ो है। प्रोविज़ो क्या बोलता है? अगर गुड्स का इंपोर्ट हुआ है, गुड्स का क्या हुआ है, अगर इंपोर्ट हुआ है तो इसके ऊपर IGST लगेगा। पता है जी ये तो हमें, पर वो IGST बिठा IGST एक्ट से गवर्न ना होके कस्टम से गवर्न। लिखने देना सर ये। बस एक ये चीज़ एक्स्ट्रा है, बाकी सब कुछ 915 कट कॉपी पेस्ट है 1 से लेके 5 तक। बस एक ये प्रोविज़ो एक्स्ट्रा है। प्रोविज़ो में लिखा है जो भी गुड्स इंपोर्ट होगी उसके ऊपर IGST लगेगा। वो IGST आपका IGST एक्ट से गवर्न ना होके कस्टम एक्ट से गवर्न होगा। तो थोड़ा ऊपर कर दीजिए। एक मिनट बेटा, हाँ लीजिए। 92 पैरेलल है 52, 93 पैरेलल है 53, 94 पैरेलल है 54, 95 पैरेलल है 55। मैं लिख भी नहीं रहा। कुल मिला के IGST में जो पढ़ने लायक बच गया वो तो ये बच गया ना बेटा। कंप्लीटली वाइंड अप साहब। चार्जिंग सेक्शन इन टोटलिटी सेक्शन 9 रेड विद आपका सेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट। GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो एक एक चीज़ की डेफिनेशन ले रहे हैं। पहले मैं गुड्स को ले रहा हूँ बेटा कि गुड्स की क्या डेफिनेशन है, फिर मैं सर्विसेज की ले रहा हूँ। गुड्स को डिफाइन कर रखा है बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 52 CGST एक्ट की। सर्विसेज को डिफाइन कर रखा है बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 102 टू क्लॉज क्या लिखा था गुड्स में? 52। गुड मीन्स every kind of movable property. Goods means every kind of मूवेबल प्रॉपर्टी। other than money and security. But include मनी एंड सिक्योरिटी गुड्स नहीं है, पर जो मैं लिखवाऊंगा बट इंक्लूड मैं बोल सकता हूं ये गुड्स है। नंबर 1 एक्शनेबल क्लेम। इंपॉर्टेंट लगा लेना, पुराने लॉ में ये सर्विस होता था, नए लॉ में इसको गुड्स मान रखा है। नंबर 2 ग्रोइंग क्रॉप्स, सेल्स ऑफ गुड एक्ट से कॉपी है ये। grass, things attached to or forming part of land, agreed to be severed before supply or under कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। बस ये डेफिनेशन दे रखी है गुड्स की। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड नंबर 1 एक्शनेबल क्लेम, नंबर 2 ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, एग्री टू बी सीवेड बिफोर सप्लाई और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। पहले तो मैं इसी को समझा दूं ये क्या होता है। एक तो होता है बेटा आपने किसान ने फसल उगाई, फसल को काट दिया, फसल जब काट दी उसके बाद तो वैसे ही मूवेबल हो गई। आपने हार्वेस्टिंग कर दी, एक बार कटाई कर दी, उसके बाद तो ऊपर ही आ जाएगा ना। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। आम को उगाया, आम को तोड़ दिया बेटा पेड़ से, फिर तो वैसे ऊपर आ गया एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। फिर ये किसकी बात कर रहा है? ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। प्रैक्टिकली क्या होता है, मैं एक बिग लैंड लॉर्ड हूँ बेटा, आप एक फार्मर हैं। आड़ती वर्ड अगर आपने सुन रखा हो, आड़ती करते हैं ये काम। उसने फार्मर ने बेटा आम उगाना है, अब आम का सीजन है,
अब आम आने हैं लेट अस से जून जुलाई में, वो फसल जो डेवलप होगी जून जुलाई में, मैंने मई में ही आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बेटा बायर ने कि इससे जितना भी आम होगा ये सारा का सारा मेरा है, लमसम अमाउंट बता कितना लेगा। आप किसान हैं बेटा, आपके ऐसे समझ में आएगा, और मैं बन जाता हूँ बायर। मैं कौन हूँ? आड़ती। अब मैंने आपका बेटा क्या देख लिया? फार्म देख लिया। मुझे पता है यहाँ से 1 क्विंटल 2 क्विंटल क्या होनी है जी पैदावार होनी है, या 1 टन 2 टन होनी है। मैंने एडवांस से बोल दिया बता भाई कितने पैसे लेगा, फिर इससे जो भी प्रोड्यूस होगा ये सारा का सारा मेरा है। उसने एग्रीमेंट कर लिया जी 5 लाख रुपए दो, और जो भी प्रोड्यूस होगा ये सारा का सारा आपका है। ये आएगा बेटा इसमें। अभी तो वो प्रोड्यूस भी नहीं हुआ, अभी तो अगले 1-2 महीने में बेटा पैदावार होगी, फिर आम आएगा और फिर वो क्या होगा? हार्वेस्ट होगा, कटेगा वहां से बेटा। पर ये एडवांस में ही जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लॉ ने इसको गुड्स माना है। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड एग्रीड टू बी सीवेड, अलग करना बिफोर सप्लाई। सप्लाई तो 2-3 महीने के बाद होगी, अभी तो खाली कॉन्ट्रैक्ट ही कराया हमने। नहीं समझ में आ रहा बेटा? आ गया सर। आ गया ये सर। जो एडवांस सर, आ में गया कॉन्ट्रैक्ट समझ। कर लेते हैं, एडवांस में जो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं वो चीजें इसके अंदर क्या होंगी बेटा? इंक्लूड होंगी। ठीक है जी, ये तो होगी गुड्स। गुड्स में क्या है? एक्शनेबल क्लेम। याद रखना, इसे बार बार रिपीट कर रहा हूं बेटा मैं। एक्शनेबल क्लेम गुड्स की तरह क्या होता है? ट्रीट होता है। क्या होता है एक्शनेबल क्लेम? अ क्लेम अगेंस्ट विच एक्शन कैन बी टेकन इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड विच इज अनसिक्योर्ड। बिल्कुल हिंदी में बोल रहा हूं। एक क्लेम जिसमें हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और जो कि क्या है बेटा? अनसिक्योर्ड होता है। ये सारे क्लेम एक्शनेबल क्लेम हैं। फॉर एग्जांपल देके बताओ, फिर समझ में आएगा। मेरी सैलरी रिट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज हो गई, गवर्नमेंट मेरी सैलरी नहीं दे रही ना, लाइक रिट्रोस्पेक्टिवली बैक डेट से इंक्रीज तो हो गया। पहला क्वेश्चन, क्या मेरा क्लेम है? यस सर। यस। दूसरा क्वेश्चन, क्या बेटा सिक्योर्ड है ये क्लेम? नो सर। नो, कोई सिक्योरिटी थोड़ी ना रखी हुई है उसमें, अनसिक्योर्ड है। तीसरा, मैं कोर्ट में चैलेंज कर सकता हूँ, एक्शनेबल क्लेम है। मेरा पीएफ का पैसा मैच्योर्ड हो गया, मेरे को पीएफ का पैसा ही नहीं मिल रहा, तो मेरा क्लेम है अगेंस्ट विच एक्शन कैन बी टेकन इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड विच इज अनसिक्योर्ड। पीएफ का पैसा मेरा क्या है बेटा? एक्शनेबल क्लेम। इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो रही है, पैसा नहीं मिल रहा, ये सब क्या है? मेरा एक्शनेबल क्लेम। बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी बेटा, मेरी लॉटरी लग गई, मैं जीत गया, स्टेट गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है लॉटरी खेलना गंदी बात है। नॉनसेंस, आप ही की लॉटरी है, स्टेट ही कंडक्ट करवा रही है, अब मैं जीत गया तो मुझे पेमेंट दो मेरी। तो मेरा क्लेम है, अनसिक्योर्ड है, पर मैं कोर्ट में क्या कर सकता हूं? इसको चैलेंज कर सकता हूं। इन क्लेम को बोला जाता है बेटा एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम बेटा, इसको लिखवाता हूं अलग से। सर अभी के डेट एक्शनेबल क्लेम में लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग सर लीगलाइज्ड है अभी के डेट में? अभी भी की डेट में इलीगल कब थी है? Okay. गोवा में तो आज भी चलता है। हाँ सर। वो बैटिंग गैम्बलिंग वो मत समझ लेना, वो क्रिकेट का सट्टा। ये पक्का दिमाग में वो चल रहा होगा इनके नालायकों के, कि जो क्रिकेट के सट्टे लग रहे हैं। वो गोवा में कैसीनो नहीं होता? हाँ 10-15 हजार रुपए देखा है। टिकट लेते हैं, हाँ सर, 10-15 हजार भी ले लेते हैं नालायक, और खेलने का चांस भी देते हैं। और हद तो ये होती है पहली बार में जीतते हैं, और बाकी पता नहीं वो जान के हारते हैं, क्या चक्कर है वो। चट्टा चलो नंबर खैर, जो वन। भी है मेरा मुद्दा नहीं है बेटा। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होते हैं, लॉटरी तो होती गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। महालक्ष्मी लॉटरी एक्चुअली में लॉटरी का नाम है, दिल्ली में नहीं चलती, महाराष्ट्र में बहुत चलती है। सर चलो। इसका ये सेक्शन भी चट्टा तो नंबर 1। आओगे। ट्रीटेड एज गुड्स, और दूसरा लॉटरी वाला। ओनली 3 टाइप के एक्शनेबल क्लेम के ऊपर जीएसटी है, बाकी सारे के सारे एग्जाम्प्ट कर रखे हैं। सेंटर में लिखता हूं एक्शनेबल क्लेम 3, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी। अदर एक्शनेबल क्लेम, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी चार्जेबल टू जीएसटी। अदर एक्शनेबल क्लेम नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। सर ये कहाँ लिखा है? अब शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में लिखा है ये कि केवल 3 एक्शनेबल क्लेम के ऊपर जीएसटी है बेटा, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी। गैम्बलिंग में हॉर्स रेस भी आ जाएगी, बैटिंग में हॉर्स रेस आ जाएगी। तो ये केवल 3, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, इनके ऊपर जीएसटी है। गुड्स की तरह ट्रीट होंगे, गुड्स वाले प्रोविजन लगेंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी एक्शनेबल क्लेम हैं नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। सर शेड्यूल 1 में लिखा है या शेड्यूल 3 में लिखा है? 1, 2, 3 में बेटा, 3 में।
ठीक है जी, यस वापस सर। पहुंचो। ये हो गया जी, गुड्स मीन्स इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स और आपका मूवेबल प्रॉपर्टी। छोटा छोटा करके बोलो ना, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी सारी की सारी गुड्स होती है, एक्शनेबल क्लेम सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, गुड्स होते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच, ये भी क्या होती है साहब, गुड्स होती है। सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में शेयर सिक्योरिटीज को गुड मूवेबल प्रॉपर्टी मान रखा है, तो क्या सिक्योरिटी के ऊपर जीएसटी लगे? नो सर। देन मनी एंड सिक्योरिटी। मनी एंड सिक्योरिटी ये गुड्स की डेफिनेशन से भी बाहर है, ये सर्विस की डेफिनेशन से भी बाहर है। ये अभी सर्विस की डेफिनेशन लिखवाऊंगा मैं। मनी एंड सिक्योरिटी ना तो ये गुड्स है और ना ये सिक्योरिटी है, ना ये सर्विस है। तो जब ये गुड्स भी नहीं है, सर्विसेज भी नहीं है, मैं बोल सकता हूँ नॉट चार्जेबल टू जीएसटी, क्योंकि जीएसटी लगता ही गुड्स और सर्विस के ऊपर है ना। यस सर। तो कितने धमाकेदार रिलैक्सेशन है बेटा। सिक्योरिटी आपका जितने भी शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, एडीआर, जीडीआर, जो भी आपने सुन रखी हो, जिस भी टाइप की सिक्योरिटी होती है, सेक्शन 2 क्लोज H सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट में डिफाइन है बेटा। कौन सा एक्ट है ये? सिक्योरिटी कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट। जितने भी टाइप की सिक्योरिटीज हैं, डेरिवेटिव्स है आपके बेटा, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट, जितने भी है सारे के सारे आपकी सिक्योरिटीज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन से भी बाहर है, सर्विसेज की डेफिनेशन से भी बाहर है। सर ट्रेडिंग करते हैं तब तो लगता है शायद। ट्रेडिंग करता है ब्रोकर की सर्विस के ऊपर। ट्रांजैक्शन टैक्स। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो आप कह रहे हैं वो एसटीटी होगा। हाँ वो एसटीटी। चले आगे। यस सर। इसमें 2-3 याद करने लायक चीजें हैं। पहला, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। माइक को म्यूट कर बेटा। Priority sector lending certificate treated as goods, chargeable to GST. Second, sale of import license, treated as goods, चार्जेबल टू जीएसटी। तीसरा, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स, ये भी ट्रीटेड एज गुड्स। सर थर्ड क्या लिखा है स्टार्टिंग में? रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स ट्रीटेड एज गुड्स, चार्जेबल टू जीएसटी। एक एक को तेजी से ले लेता हूं बेटा। सबसे पहला कौन सा लिया है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। इसका सर्कुलर नंबर है 8/2018। सर ये अमेंडमेंट है क्या? प्रायोरिटी सेक्टर सेंडिंग लैंडिंग सर्टिफिकेट क्या चीज़ होती है, इसे सुनने पे ध्यान देना बेटा। गवर्नमेंट टारगेट फिक्स कर देती है बैंक के, कि बैंक आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन प्रायोरिटी सेक्टर को देना ही पड़ेगा। एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर है, हाउसिंग लोन प्रायोरिटी सेक्टर है, एजुकेशन लेटर से प्रायोरिटी सेक्टर है। गवर्नमेंट ने कोटा फिक्स कर दिया लेटर से 1000 करोड़ का। अब सर्टेन बैंक्स ने तो टारगेट अचीव कर लिए, कुछ बैंक वो 1000 करोड़ का टारगेट अचीव नहीं कर पाए। बैंक के ऊपर ऑब्लिगेशन है जी, इतने अमाउंट का लोन आपको प्रायोरिटी सेक्टर को देना ही देना पड़ेगा। एसबीआई ने बेटा टारगेट अचीव कर लिया, पीएनबी ने टारगेट अचीव कर लिया, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक टारगेट अचीव नहीं कर पाए। एसबीआई ने तो सरप्लस कर दिया बेटा, 1000 करोड़ का लोन देना था, इसने 5000 करोड़ का लोन दे दिया। पीएनबी ने बेटा 1000 करोड़ का लोन देना था, 8000 करोड़ का लोन दे दिया। कोटक महिंद्रा बैंक ने केवल 700 करोड़ का दिया है, देना था 1000 करोड़। कितना रह गया उसका डेफिसिट? 300 करोड़। तो वो सर्टिफिकेट ले लेगा दूसरे बैंक से जिन्होंने सरप्लस लोन दे रखा है। वो सरप्लस लोन वाले बैंक डेफिसिट वाले बैंक को क्या करते हैं बेटा? सर्टिफिकेट देते हैं। उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। ऑब्वियस सी बात है बेटा, कुछ कमीशन चार्ज होता होगा इसके ऊपर, उसको इन्होंने गुड्स मान लिया और उसके ऊपर क्या चार्ज होगी बच्चे? जीएसटी चार्ज होगी। तो एक बैंक दूसरे बैंक को
जब भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट देगा ये आपका गुड्स की तरह ट्रीट होगा, चार्जेबल टू जीएसटी। ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? सेकंड, सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। बेटा गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सर्टेन स्कीम देती है, उनमें से एक स्कीम होती है इंपोर्ट लाइसेंस। सुनने पे ध्यान देना, ऑल्दो आपको तो बस खाली नाम याद करने हैं। क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बेटा स्कीम बनाई, 500 करोड़ का एक्सपोर्ट करो, 10% का हमसे इंपोर्ट लाइसेंस ले लो। 500 करोड़ का एक्सपोर्ट करो, 10% का इंपोर्ट लाइसेंस ले लो। मैंने गवर्नमेंट का टारगेट अचीव कर दिया, 500 करोड़ का बेटा मैंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने खुश होकर मुझे 10% का इंपोर्ट लाइसेंस दे दिया। 500 करोड़ का 10% बेटा 50 करोड़। अब इसका मतलब होता है कि 50 करोड़ तक का मैं इंपोर्ट कर सकता हूं, मुझे इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करनी। इंपोर्ट लाइसेंस लगा दूंगा, मेरी इंपोर्ट ड्यूटी क्या हो जाएगी बेटा, माफ हो जाएगी। ये इंपोर्ट लाइसेंस ट्रांसफरेबल होता है। अभी मुझे नियर फ्यूचर में इंपोर्ट नहीं करने थे, मैंने अपना इंपोर्ट लाइसेंस दूसरे पर्सन के फेवर में ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही मैं ये इंपोर्ट लाइसेंस बेचूंगा ये सेल ऑफ गुड्स माना जाएगा, चार्जेबल टू जीएसटी। बस आपको नाम याद करना है, इंपोर्ट लाइसेंस ट्रीटेड एज गुड्स, चार्जेबल टू जीएसटी। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, विकास सेल्स कॉरपोरेशन सुप्रीम कोर्ट। पहले वाला सर्कुलर है बेटा, दूसरे वाला सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, तीसरे वाला प्राइवेट आपका रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, ये भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इंडियन विंड पावर एसोसिएशन। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए होते हैं बेटा, एक सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है 1 मेगावाट के बराबर। जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं, पवन चक्की बेटा आपकी इनको क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं, उनसे एनर्जी जनरेट करते हैं। और सर्टेन पर्सन ऐसे होते हैं बेटा जो इनके इन हाउस अपने क्या होते हैं, पावर प्लांट होते हैं। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ इफको? IFFCO यस सर। फर्टिलाइजर बनाता है। अब इफको के अपने क्या हैं बेटा, इफको के अपने पावर प्लांट भी हैं, वो खुद पावर क्या करता है बेटा, जनरेट करता है। अब उसको पावर की जरूरत पड़ रही है, अब वो या तो क्या कर ले, पावर परचेज कर ले इन विंड मिल वालों से, सोलर पैनल वालों से, या उनसे पावर परचेज ना करे, ये सर्टिफिकेट भी ले ले। ट्रेड होता है मार्केट में नॉर्मल सिक्योरिटीज की तरह, ये ट्रेड होता है बेटा नॉर्मल। उसको क्या करना पड़ता है, ऑब्लिगेशन होती है उसके ऊपर कि जो ये आपके सोर्सेज हैं, विंड मिल वाले हैं या सोलर पैनल वाले हैं, इनसे या तो वो क्या परचेज करे, बिजली परचेज करे बेटा, पावर परचेज करे, या वो इनसे क्या परचेज कर ले साहब, ये एनर्जी सर्टिफिकेट परचेज कर ले। ये जो एनर्जी सर्टिफिकेट्स होते हैं इनको गुड्स माना जाएगा, सिक्योरिटी नहीं माना बेटा, इनको गुड्स माना जाएगा। और इनके ऊपर क्या लगेगी बेटा, आपकी जीएसटी लगेगी। ये अपने आप में ही कोर्स होता है बेटा, ये डिटेल है अपने आप में, मतलब पेपर बने तो उसके ऊपर पेपर बन जाएगा। फिलहाल आपको नाम याद करना है बेटा 3, पहला प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, दूसरा सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, तीसरा रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स। ये सारे के सारे गुड्स की तरह ट्रीट होते हैं, इनके ऊपर क्या होगा बेटा, आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा। दिस इज द होल क्रक्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ गुड्स इन टोटलिटी। इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, या तो डिफाइन गुड्स, फिर तो गुड्स की डेफिनेशन एज इट इज उतार देना, या वो पूछेगा एक्शनेबल क्लेम, वो मैंने बता दिया 3 एक्शनेबल क्लेम के ऊपर जीएसटी है, बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी इसके ऊपर जीएसटी नहीं है। या फिर वो हो सकता है इनमें से किसी एक को पूछ ले, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट जीएसटी ट्रीटमेंट, सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस जीएसटी ट्रीटमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट जीएसटी ट्रीटमेंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इन टोटलिटी बेटा गुड्स की मेरी तरफ से। अब आपके इफ्स एंड बट्स 1 बाय 1। सर इसमें केस लो मतलब सर्कुलर नंबर और ये केसेस है, इसके नाम याद करने हैं बेटा, जहाँ जहाँ याद करना होंगे ना वहाँ मैं बोलूँगा। केस के नाम तो याद कर लेना, सर्कुलर और नोटिफिकेशन वही याद करना जो मैं बोलूँ। अभी तक मैंने कोई नहीं बोला। सर गुड्स की डेफिनेशन दिखा देना इनको। कैरी बोलो बेटा जल्दी से, कुछ हो तो स्क्रीनशॉट ले ले इसका बच्चे। सर ये सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो सर इसको हम कैसे गुड्स की तरह ट्रीट करते हैं, लाइक सर लाइसेंस वो कैसे, इंपोर्ट लाइसेंस क्या होता है पहले तो ये बता बेटा। सर इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस जो लेते हैं ये वो नहीं है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड,
अभी समझाया तो था कि एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस से खुश होकर गवर्नमेंट इंपोर्ट लाइसेंस देती है। इसका मतलब होता है लाइसेंस लगा दो, इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करनी, इंपोर्ट करने की परमिशन नहीं है ये, वो आईसी कोड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। 500 करोड़ का मैंने एक्सपोर्ट करा, गवर्नमेंट ने खुश हो गए 10% का मुझे लाइसेंस दे दिया। 500 करोड़ का 10% 50 करोड़, इसका मतलब मैं 50 करोड़ तक का इंपोर्ट कर सकता हूँ, मुझे इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करनी, ड्यूटी माफ हो जाती है। अब मैं इंपोर्ट नहीं कर पा रहा, उधर मेरा लाइसेंस की लाइफ लैप्स होने वाली हो रही होती है, तो ये लाइसेंस मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरे को बेच सकता हूँ, ट्रांसफरेबल होता है। अरे पीजीबीपी में पढ़ाता था सेक्शन 28 में कि इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, पीजीबीपी में टैक्सेबल होती है, वही लाइसेंस तो है। यहाँ पर गुड्स मान रखा है, जीएसटी लगेगी। ओके सर। और कोई इफ्स एंड बट्स बेटा? नो सर। सर्विस की डेफिनेशन देखते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 102 सर्विस बोलती है, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन, हर वो चीज जो ना तो गुड्स है, जो ना ही मनी है और ना ही सिक्योरिटी है, वो चीज़ क्या मान ली जाएगी बेटा? सर्विस मान ली जाएगी। हर वो चीज़ जो ना तो गुड्स है, ना मनी है, ना सिक्योरिटी है, वो सारी चीज़ें बेटा सर्विसेज मान ली जाएंगी। एक यहाँ से थंब रूल याद कर लेना, गुड्स होती है मूवेबल प्रॉपर्टी, और अदर देन गुड्स क्या है बेटा? सर्विसेज हैं। यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी किसकी तरह ट्रीट होंगी जीएसटी में? सर्विसेज की तरह। इमूवेबल प्रॉपर्टी किसकी तरह ट्रीट होंगी बेटा? सर्विसेज की तरह, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी तो सारी की सारी कहाँ चली गई? गुड्स की डेफिनेशन में। तो पहला थंब रूल तो ये याद रखना बेटा, मूवेबल प्रॉपर्टी सारी की सारी गुड्स होती है बेटा। इमूवेबल प्रॉपर्टी ये सारी की सारी किसकी तरह ट्रीट होंगी? सर्विसेज की तरह ट्रीट होंगी, क्योंकि सर्विस की डेफिनेशन ही ऐसी है, एनीथिंग अदर देन गुड्स इज नोन एज सर्विस। मनी एंड सिक्योरिटी ये गुड्स की डेफिनेशन से भी बाहर है, ये सर्विस की डेफिनेशन से भी बाहर है। अकॉर्डिंगली ये तो जीएसटी के दायरे से ही बाहर होंगे। बट इंक्लूड एक्टिविटी relating to use of money or its conversion किस चीज का किस में? from one form to another form, from one currency to from one denomination to another denomination। और फिर इंपॉर्टेंट वर्ड है for which separate consideration is charged। क्या बोलता है बेटा? ये पैसे को यूज करना या उसको कन्वर्ट करवाना, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एग्जाम्पल देना इसका बेटा, बैंक को 5 लाख रुपए दिए और बैंक से डीडी बनवाया, डिमांड ड्राफ्ट, ये हो गया वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। डीडी इज एज गुड एज कैश। तो बैंक को 5 लाख रुपए दिए, बैंक से डीडी बनवाया, उसके ऊपर बैंक ने कमीशन ले लिया बेटा 2000 रुपए, सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। तो सेपरेट कंसिडरेशन के ऊपर जीएसटी लगेगा 2000 के ऊपर, पूरे 5 लाख के डीडी के ऊपर नहीं। बैंक को 5 लाख रुपए दिए, बैंक से 5 लाख का डीडी बनवाया, ये एग्जांपल हो गया फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, जो कमीशन वाला पोर्शन होगा उस कमीशन वाले पोर्शन के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर करेंसी, एग्जाम्पल क्या बन जाएगा इसका? रुपी टू कोई से भी ले लो डॉलर, तो रुपी टू डॉलर के ऊपर जीएसटी नहीं है, उसके ऊपर जो कमीशन चार्ज करा है उसके ऊपर जीएसटी है।
रुपी टू डॉलर के ऊपर जीएसटी नहीं है बेटा, उसके ऊपर जो सेपरेट कंसिडरेशन है उसके ऊपर जीएसटी है। फ्रॉम वन डिनोमिनेशन टू अनदर डिनोमिनेशन। 2000 का नोट दिया, 500 के 4 ले लिए, पुराने नोट दिए उसके बदले नए नोट ले लिए। होता नहीं है, पुराने नोट गले फड़े नोट दिए उसके बदले नए नोट ले लिए, तो उस पर थोड़ा कमीशन चार्ज हो जाता है। ये सुना ही नहीं होगा बच्चों ने। सुना है सर। तो वो जो कमीशन चार्ज होता है उस कमीशन वाले पोर्शन के ऊपर क्या है बेटा, आपका जीएसटी है। ये तो डेफिनेशन से मैं मैच करा रहा हूँ एक एक वर्ड, तो बोलो जरा। सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी, सिक्योरिटी, बट इंक्लूड activity relating to use of money or its conversion from one form to another form, from one currency to another currency, from one denomination to another denomination, for which separate consideration is charged। तो ये लिख लेना, only consideration portion, जो ये कमीशन वाला पोर्शन है, only consideration portion is chargeable to GST। और इसके नीचे फिर एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है। एक्सप्लेनेशन बोलती है सर्विस इंक्लूड facilitating or arranging transaction in security। Service include facilitating or arranging transaction in security। अब एक एक चीज को मैं वन बाय वन पिक करता हूं और आप बस मुझे एनालिसिस बताते रहना। डेफिनेशन लिखी है बेटा मैंने, मैं इसको एनालाइज करवाता हूं। प्रॉपर्टी का मतलब गुड्स या तो मूवेबल होगी या इमूवेबल। मूवेबल में बताना क्या होगी बेटा, गुड्स मानी जाएगी, इमूवेबल क्या मानी जाएगी, ट्रीटेड एज सर्विसेज, क्योंकि सर्विस के डेफिनेशन में लिखा है एनीथिंग अदर देन गुड्स, और गुड्स की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली लिखा है गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, और इमूवेबल में याद रखना बेटा, आपका इमूवेबल में क्या क्या आ जाए। इमूवेबल में आपका साहब लैंड आती है, इमूवेबल में आपकी बेटा बिल्डिंग आती है, इमूवेबल में आपके प्लांट एंड मशीनरी भी आ सकती हैं। वो प्लांट एंड मशीनरी जो परमानेंट अटैच टू अर्थ होती हैं। बड़े बड़े प्लांट नहीं होते जो जमीन में गाड़ देते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट ले लो यार, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट, ये सारे के सारे क्या है बेटा, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट है। तो प्लांट पर इमूवेबल नेचर का है। पेट्रोल पंप का एग्जांपल ले लो, ये तो देख ही रखा है। पेट्रोल पंप जो जिस डाल रहे हैं उसमें थोड़ी ना होता है, उसके नीचे शाफ्ट बना होता है। वो जो शाफ्ट है वो क्या है, प्लांट एंड मशीनरी तो है वो। हाँ करो यार। यस सर। यस सर। तो इमूवेबल खाली लैंड और बिल्डिंग दिमाग में मत रखना, इमूवेबल में प्लांट एंड मशीनरी भी आती है। यस सर। अच्छा सर, अब याद आ रहा है आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में, वहां पर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में बार बार प्लांट एंड मशीनरी क्यों आता था। एक तो नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी होती है, एक होती है इमूवेबल नेचर वाली। इमूवेबल नेचर वाली जो बेटा मैंने आपको बता दिया, नीचे शाफ्ट लगे हुए हैं, पेट्रोल पंप के नीचे स्टोरेज टैंक होते हैं, बिग प्लांट्स जो जमीन में डिग करते हैं बेटा, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट होते हैं, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट होते हैं, ये सब इमूवेबल नेचर के हैं। चलो इसको अभी जब शुरू करा है तो पूरा लिखवा ही दूं। लैंड के ऊपर तो बेटा कभी भी जीएसटी है ही नहीं, सेल परचेज करो जीएसटी नहीं है। लैंड सेल परचेज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन बेचेंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन चार्जेबल टू जीएसटी। अंसल डीएलएफ बेटा इनके फ्लैट बनते रहते हैं, बनते बनते ही बुकिंग ले लेते हैं, तो अंडर कंस्ट्रक्शन ही बिक गए ना उनके।
अंसल पार्सनाथ डेवलपर बेटा, ये जितने भी बैठे हैं बिल्डर, यस सर। ये फ्लैट सारे के सारे अंडर कंस्ट्रक्शन बेच देते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन बेच दी है, जीएसटी लग जाएगा। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद बेचो, शेड्यूल 3 में पढ़ाऊंगा, लॉ से जीएसटी के दायरे से बाहर कर दो। लैंड सेल परचेज के ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं है। कंप्लीट बिल्डिंग सेल परचेज के ऊपर जीएसटी नहीं है। अंडर कंस्ट्रक्शन बिकेगी, चार्जेबल टू जीएसटी। सर इसका प्लांट एंड पर्पस मशीनरी, क्या है? प्लांट एंड मशीनरी ऑलवेज चार्जेबल टू जीएसटी। परमानेंट वाली। प्लांट एंड मशीनरी ऑलवेज चार्ज, बेटा वो तो हेडिंग में ही आ गया ना, ऊपर ही मूवेबल है, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। अरे यार सर्टेन प्लांट एंड मशीनरी तो मूवेबल भी होती है, वो तो गुड्स हो जाएंगी ना बेटा। ओके। लैपटॉप है, लैपटॉप क्या चीज़ है आपका बेटा? प्लांट एंड मशीनरी है, पर है मूवेबल नेचर का, तो वो तो गुड्स माना जाएगा ना। यस यस। यहाँ सारी प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, वो है जो इमूवेबल नेचर की है। ओके। सर ऐसा क्यों किया कि मतलब बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये तो लिटरली जब मैं नॉर्मल बैच में भी लेता हूँ ना, वहाँ भी बताता हूँ कि इसका तो लॉजिक आज तक समझ में नहीं आ रहा। बिल्डिंग बिल्डिंग है कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिक रही है, चाहे वो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन होने के बाद बिके। ये अंडर कंस्ट्रक्शन पे जीएसटी लगाते हैं, आफ्टर कंस्ट्रक्शन नहीं लगाते। और ये आज से नहीं है, ये सर्विस टैक्स से कॉपी है ये। तो इसका मैं मजबूर हूँ बेटा, कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट के दिमाग में चल रहा होगा ना। ठीक है सर। ये हो गया बेटा आपका पहला थोड़ा नीचे करना। analysis। लो जी, इसमें कोई भी दिक्कत हो 1 बाय 1 तेजी से पूछो। कोई भी इफ्स एंड बट्स बेटा, मेक इट फास्ट, मत पूछो। सेकंड पे आओ, सिक्योरिटी। सर ये एक्सप्लेनेशन क्या है? अभी वो इसी पे आ रहा हूँ, सिक्योरिटी से कनेक्टेड है। सिक्योरिटीज में बोल सकता हूँ ना तो ये गुड्स है और ना ये सर्विस है, दोनों ही डेफिनेशन से बाहर हैं। यस सर। इसका मतलब नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। 8-10 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, मुझे जल्दी जल्दी बताना जीएसटी लगे या ना लगे। इशू ऑफ शेयर्स, नो सर, नो जीएसटी। नॉट चार्जेबल। क्वेश्चन लिख लो जल्दी जल्दी। बायबैक ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, redemption of debenture, share receive in scheme of amalgamation, demerger। अमलगमेशन डीमर्जर नहीं होता बेटा, उस टाइम शेयर होल्डर को मिलते हैं शेयर। यस सर। कोई समझ में ना आया पूछ लेना, राइटिंग थोड़ा सा ऐसी घसीटा मार रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट इसके बाद बेटा आपका ऑप्शंस, राइटिंग। डेरिवेटिव। रिपीट करूं? नहीं पहला सर। इशू ऑफ शेयर, दूसरा बायबैक ऑफ शेयर, तीसरा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, चौथा इशू ऑफ डिबेंचर, पांचवा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, छठा शेयर रिसीव इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन, ऑप्शन डेरिवेटिव, आठवां कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स। कुछ भी ले लो यार। नौवां स्टॉक ब्रोकर सर्विस, 10वां मर्चेंट बैंकिंग सर्विस, सर 8 पॉइंट क्या लिखा हुआ है? कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर। मर्चेंट बैंकिंग सर्विस बहुत है, इतने समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्टिंग से, इशू ऑफ शेयर, नो जीएसटी। नो जीएसटी। बायबैक, नो जीएसटी। सिक्योरिटी है, नो जीएसटी। रिडम्पशन ऑफ शेयर, नो जीएसटी। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर सॉरी, सर नो जीएसटी। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। नो जीएसटी। तो सब में ही नो है, सब में ही सिक्योरिटी डाली है आपने। हाँ तो सिक्योरिटी की प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना। कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर, नो जीएसटी। नो नो नो।
ये बताओ स्टॉक ब्रोकर सर्विस लगेगा सर। लगेगा सर। एक्सप्लेनेशन पढ़ो, अब समझ में आएगी। सर्विस इंक्लूड फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी। तो इनकी सर्विसेज चार्जेबल टू जीएसटी। Yes. चार्जेबल टू जीएसटी। सर्विसेज भी बेटा आप कंप्लीटली वाइंड अप हो गई इन टोटलिटी। गुड्स की डेफिनेशन भी वाइंड अप, सर्विस की डेफिनेशन भी वाइंड अप, चार्जिंग सेक्शन 91, 92, 93, 94, 95 कंप्लीटली वाइंड अप। एक एक करके अब जो जो क्वेरी है, चाहे गुड्स में से, सर्विस में से, इन टोटलिटी यहां तक जो भी पड़ा है, एक एक करके क्वेरी शूट आउट करो बेटा। हेडिंग डालें बेटा एक, टूरिस्ट रिफंड स्कीम। जो नॉर्मल बैच के मेरे बच्चे हैं बेटा, ये आपको रिफंड चैप्टर में मिलेगा, उसमें कराया था मैंने। यहाँ पर कनेक्टेड है, एक बार तेजी से रिवाइज कर रहा हूँ। जब रिफंड वाला चैप्टर लूंगा उसमें भी रिवाइज करवा दूंगा। मैंने आपको पढ़ाया था बेटा एक इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई में एक पढ़ाया था, अगर सप्लाई करेंगे फॉरेन टूरिस्ट को अंडर सेक्शन 15 तो वो सप्लाई बाय डिफॉल्ट इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाएगी, चार्जेबल टू IGST। ये कॉन्सेप्ट कॉपी कर रखा है इन्होंने बाहर की कंट्री से। थोड़ा बाहर की कंट्री के लो बताता हूँ क्या है। इंडिया में इसको कॉपी करा, बट एट प्रेजेंट सेक्शन 15 इफेक्टिव नहीं है। एट प्रेजेंट सेक्शन 15 इफेक्टिव नहीं है बेटा। होता क्या है, मैं आउटसाइड इंडिया गया चाइना, मैं आउटसाइड इंडिया गया थाईलैंड, मैं आउटसाइड इंडिया गया यूक्रेन, 3-4 कंट्री के लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। वहां से आप आर्टिकल परचेज करो, वहां से आर्टिकल परचेज करो, वहीं के आपके पास बिल होने चाहिए। वो आर्टिकल अपने साथ जब आप इंडिया में लेके आएंगे, वहीं के एयरपोर्ट पे, इंडिया के एयरपोर्ट पे नहीं, बाहर के एयरपोर्ट पे वो आर्टिकल दिखाओ, उसके साथ वो बिल दिखा दो, उसके ऊपर जो टैक्स लगा होगा वो टैक्स आपको वो क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। आज के बाद एयरपोर्ट पे नोट करना बेटा, कस्टम रिफंड के नाम से ही वहां पर क्या बना होता है बेटा, आपका एक आइकॉन बना होता है कि अगर रिफंड क्लेम करने हैं तो यहाँ जाओ एयरपोर्ट में। मैं दोबारा बोलता हूँ, चाइना में जाएं बेटा आप, थाईलैंड में अगर आप जाएं, वहां पर आपने आर्टिकल क्या कर लिए बेटा, परचेज कर लिए, बिल आपके पास प्रॉपर है, वापस एयरपोर्ट पे आओ, वो बिल देखते हैं, वो आर्टिकल देखते हैं, उसके ऊपर जो भी आपका टैक्स लगा होगा वो टैक्स आपको क्या कर देते हैं बेटा, रिफंड कर देते हैं। सर ऐसा क्यों कर रही है वो गवर्नमेंट, उनके एंगल से पढ़ें, उनके एक्सपोर्ट प्रमोट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रमोट हो रहे हैं। एक्सपोर्ट को हमेशा ही कंट्री क्या करना चाहती है, सस्ता करना चाहती है। तो पहले तो उन्होंने क्या कर लिया, टैक्स ले लिया, फिर एयरपोर्ट पे जब आए प्रूफ दिखा दो कि ये गुड्स आपने परचेज करी है, ये बिल है, वो आपको क्या कर देंगे बेटा, इस टैक्स को आपको रिफंड कर देंगे। तो यही चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉपी करी और सेक्शन 15 में डाल दिया कि हम भी फॉरेनर जो इंडिया में आएंगे, यहाँ से आर्टिकल परचेज करेंगे, हम भी उनको क्या करेंगे, रिफंड देंगे, और ये सप्लाई बाय डिफॉल्ट इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाएगी। उसके ऊपर क्या लगेगा, IGST लगेगा। पर एट प्रेजेंट ये स्कीम ऑपरेशनल नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, अब मैं ये भी बता देता हूँ बेटा। एक फॉरेनर इंडिया में आ रहा है, दिल्ली का एग्जांपल ले लेता हूँ, दिल्ली घूम रहा है, खान मार्केट या लाजपत नगर मार्केट या साउथ एक्स, दिल्ली में यही जनरली मिलते हैं बेटा। वो यहाँ से उन्होंने क्या कर लिया, हैंडीक्राफ्ट परचेज कर लिए, जनरली यही लेके जाते हैं। अब हैंडीक्राफ्ट वो परचेज करेंगे, दुकानदार से बिल मांगेंगे, दुकानदार बिल दे रहा है, बिल के ऊपर लग रहा है CGST SGST, दुकानदार को भी नहीं पता कि उसके ऊपर IGST लगाना है। उधर उस फिरंगी को तो वैसे ही नहीं पता कि GST होता क्या है, उसे इंडियन लोग क्या पता कि 4 टाइप की GST होती है। उधर वो बेटा दुकानदार भी इतना क्या नहीं है, अवेयर नहीं है। इसलिए ये स्कीम अभी प्रैक्टिकल क्या नहीं हो पाई, इफेक्टिव नहीं हो पाई। लॉ में लिखा है ये इफेक्टिव होगी जिस दिन ये नोटिफाई होगी। आज तक ये बेटा स्कीम ही क्या नहीं हुई है, नोटिफाइड नहीं हुई है। तो सेक्शन 15 तो वही ठंडे बस्ते में, यहां तक तो समझ में आ गया ना। यस सर। अब इसकी जगह बेटा ये क्या लेके आए हैं, इसकी जगह इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, नोटिफिकेशन नंबर 11/2019। अब आप लिख रहे हो 11/2019, जबरदस्त लो है बेटा ये आपका। ये आपका एयरपोर्ट के 2 हिस्से बना दो। ये आपका अराइवल एरिया, ये आपका डिपार्चर एरिया।
ये रोड बना हुआ है T3, महसूस करें टर्मिनल 3, दिल्ली का एयरपोर्ट। चलो, ऑल्दो डायरेक्ट डिपार्चर एरिया में जाते नहीं, पर समझने के लिए डिपार्चर एरिया में पहले बेटा इमिग्रेशन होता है। और डिपार्चर का मतलब इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया से जा रहे हैं हम, जा रहे हैं ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इंडिया से हम जा रहे हैं, पहले इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन को फिर जैसे ही पार करेंगे ये डिपार्चर एरिया, इसमें जैसे ही इमिग्रेशन को बेटा हम पार करेंगे, यहाँ पर शॉप्स होती हैं, रिटेल आउटलेट, जिनको हम क्या बोलते हैं, ड्यूटी फ्री। हाँ पता सब है ना, लाइक परचेजिंग कर रखी होगी दुष्ट ने। यहाँ पर क्या बोलते हैं बेटा इसको, ड्यूटी फ्री शॉप। अब होता क्या है, अब क्या सिस्टम बनाया है इन्होंने, सिस्टम को बस 2 मिनट सुनना, फिर मैं लिखवा दूंगा, 2-3 बार बोलूंगा, आपके याद हो जाए। अब कोई भी फॉरेन टूरिस्ट इन ड्यूटी फ्री शॉप से कोई भी आर्टिकल खरीदेगा, उसके ऊपर जीएसटी एग्जम्प्ट है। कोई भी फॉरेन टूरिस्ट इस आउटलेट से, आउटलेट यहाँ का होना चाहिए डिपार्चर एरिया में आफ्टर इमिग्रेशन, डिपार्चर एरिया में आफ्टर इमिग्रेशन, वहां से वो जो भी आर्टिकल परचेज करेगा उसके ऊपर जीएसटी क्या हो गया बेटा, एग्जम्प्ट हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? अरे यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नहीं अब लेटर से वहां पर था बेटा एक आउटलेट रेबैन होता है, क्या होता है यार, वो चश्मा बनाते हैं जो, यस सर। रेबैन। अब उसने एक रेबैन का क्या कर लिया बेटा, चश्मा परचेज कर लिया, लेटर से वैल्यू थी राउंड फिगर 10,000 रुपए, जीएसटी रेट 18%, उसका जीएसटी क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। यस सर। उसके ऊपर तो जीएसटी नहीं लगा। अब प्लीज उस दुकानदार के एंगल से सोचो, उस दुकानदार ने जब वो चश्मा परचेज करा होगा बेटा, उसके ऊपर तो वो टैक्स दे के आया होगा, यस सर। यस सर। उसको उस टैक्स का रिफंड मिल जाएगा। ये आई है बेटा अब नई स्कीम, टूरिस्ट रिफंड स्कीम। यहाँ टूरिस्ट को रिफंड नहीं है, उस दुकानदार को रिफंड है जिसने टूरिस्ट को माल बेचा है। तो मोडस ऑपरेंडी क्या चलेगी, अब सिस्टम कैसे चलेगा, अब एक दूसरा डायग्राम बनाता हूं। सर ये रिटेल आउटलेट है, बहुत बढ़िया जी। ये रिटेल आउटलेट कहां पर है, जल्दी से बताओ। हाँ जी, डिपार्चर एरिया, डिपार्चर एरिया में, ठीक है, आफ्टर इमिग्रेशन। आफ्टर इमिग्रेशन, बहुत ही बढ़िया। इसने परचेज करे, चश्मे को बोलते हैं यार, मैं तो नाम ही भूल गया इसका यार। सर कुछ और सन ग्लासेस ले लो यार। बॉटल से मिलती है। इसने रेबैन के सन ग्लासेस लिए, इस दुकानदार ने, इसके ऊपर ये जीएसटी पे करके आया होगा। ये तो इसकी इनवर्ड सप्लाई है ना बेटा, इसके ऊपर जीएसटी पे करके आया, लेटर से ये 10,000। ये बेचने किसको है, आउटवर्ड सप्लाई करनी किसको है, ये फॉरेन टूरिस्ट, आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट, इसको सेल करें फॉरेन करेंसी में, ये ध्यान रखना। आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट अगेंस्ट फॉरेक्स, तो जो इसको सप्लाई करी है इसके ऊपर तो जीएसटी क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। एग्जाम, इसके ऊपर तो जीएसटी क्या हो जाएगा साहब, एग्जाम्ट होगा। और जो ये है परचेज के ऊपर जो देके आया है, इसका क्या मिल जाएगा, रिफंड। केवल और केवल इसका रिफंड है। इसके अलावा और भी तो चीजें होंगी, दुकान के लिए उसने फर्नीचर खरीदा होगा, दुकान के लिए उसने एसी खरीदा होगा, कोई इनपुट सर्विस ली है, क्या सब कुछ का ही रिफंड मिल रहा है? नो सर। या केवल उस गुड्स का रिफंड मिल रहा है जो उसने फिरंगी को बेची है, उस माल का, उस गुड्स का रिफंड मिल रहा है जो उसने आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट को बेची है। मेरा एग्जांपल वो सन ग्लासेस, तो रिफंड किस चीज का, कहीं यही भटक जाए बेटा। सर जो सन ग्लासेस हमने इसको बेचे हैं, उसका कोरस्पॉन्डिंग जो भी आपका इनपुट था, उस इनपुट का गवर्नमेंट क्या कर देगी बेटा, रिफंड प्रोवाइड कर देगी। सर रिफंड हमें पता है स्यूमोटो नहीं होता, इसके लिए क्या लगेगी, रिफंड एप्लीकेशन। रिफंड चैप्टर पढ़ा रहा हूं आपको मैं,
इसके लिए लगेगी बेटा रिफंड एप्लीकेशन, ये है बेटा GFT RFD 10B। आर एफ क्या है सर? एरस? RFD रिफंड। ओके। सर कितने टाइम के अंदर अप्लाई करते हैं? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 2 years। मंथली भी अप्लाई कर सकते हो, आपकी इच्छा है, क्वार्टरली भी। और ये नहीं है कि एक चश्मा बेचार गवर्नमेंट के पास पहुंच गया, लाओ मेरा रिफंड दो, और चपेट पड़ेगी। मंथली एक्सरसाइज है कम से कम कि पूरे महीने में जितने सन ग्लासेस बिके हैं, पूरे महीने में जी 5000 सन ग्लासेस बिके हैं, उसका रिलेटेड जो भी आपने टैक्स पे किया था, जाओ उसका रिफंड क्लेम कर लो। अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के कितने दिन के अंदर अंदर रिफंड आता है? 60। अप्लाई करने के कितने दिन के अंदर अंदर रिफंड आता है बेटा? 60 दिन के अंदर। और अगर नहीं आता तो इंटरेस्ट मिलता है 6% पर एनम, सेक्शन 56 यार। तो कितना छोटा सा लॉ है बेटा ये। टूरिस्ट रिफंड स्कीम, टूरिस्ट को रिफंड नहीं है, उसका तो GST ही एग्जम्प्ट कर दिया। सब्जेक्ट टू परचेज कहाँ से कर रहा है? डिपार्चर एरिया के रिटेल आउटलेट से, जो आफ्टर इमिग्रेशन सेंटर, आफ्टर इमिग्रेशन काउंटर होते हैं। सिक्योरिटी चेक वैक जहाँ सब कुछ कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। तो जितने भी वहाँ पर रिटेल आउटलेट है, वहाँ से जो भी परचेज करेंगे फिरेंगे बेटा, उनका तो GST क्या हो जाएगा बच्चे? एग्जाम्प्ट होगा। उस दुकानदार को क्या मिल जाएगा? इसका ITC मिल जाएगा, रिफंड हो जाएगा। सर कोई इंडियन बंदा टेम्परेरी बेस पे बाहर जा रहा है और वो नहीं अगर लेता मिलेगा, है, नहीं मिलेगा। तो सर ये जैसे पता हम भी कैसे बाहर जाते चलेगा हैं कि बेटा, उसने बेचा किसको? हम हल्दी, अरे पासपोर्ट लेते हैं वो, ओके ओके। सर अगेंस्ट फॉरेक्स, इंडिया से बाहर जाते हैं तो खाना पीना नहीं परचेज करते हैं वहाँ से हम। हल्दीराम का आउटलेट होता है वहाँ पर। सर वेजिटेरियन के लिए तो हमारे जैसे के लिए और समस्या है कि यहीं से तैयारी करके जाओ। सर अगेंस्ट फॉरेक्स का भी कोई लेना देना है? किसका? अगेंस्ट फॉरेक्स हाँ, लॉ में लिखा भैया कि पेमेंट फॉरेन करेंसी में ही लेना। रीजनिंग अगर फिरंगी के पास कोई INR बचा हुआ है, INR के थ्रू उसने परचेज करा है, तो उसके रिगार्डिंग क्या नहीं मिलेगा बेटा? रिफंड नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर इनवॉइस लेवल पे जाके रिफंड चेक होते होंगे, क्योंकि ये इनवॉइस काटेगा ना जो जो बेचेगा। Yes, sir. यस और सर। इनवॉइस में चेक करेंगे बेटा कि पेमेंट कौन सी करेंसी मिली है। फॉरेन करेंसी में पेमेंट आएगी, देन इन दैट केस आपका क्या हो जाएगा बेटा? इनपुट के रिफंड मिल जाएंगे। तो रिटेल आउटलेट वाला अपने आप ही क्या कोशिश करेगा अगर उसको रिफंड लेना है? पेमेंट कौन सी करेंसी में ले? फॉरेन करेंसी। अब इसमें बच्चे बहस करते हैं, सर माल तो वो इंडियन को भी बेचते हैं। तो भाई मैं ये कब मना कर रहा हूँ कि माल केवल फिरंगियों को ही बेचेंगे? रिफंड अगर क्लेम करना है तो माल फिरंगियों को बेचो और पेमेंट फॉरेन करेंसी में लो। यस सर। पता नहीं बच्चे के दिमाग में क्या उल्टा सीधा चल रहा होता है। सर हम तो बाहर घूमने गए थे, हमने भी परचेजिंग करी है। भाई कर मना थोड़ी ना है, और वो भी आपको माल बेचेंगे, उनको भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे GST चार्ज करेंगे वो। एग्जाम्पशन केवल किसके रिगार्डिंग है? आउट गोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट के रिगार्डिंग है, और वो भी जो पेमेंट किस में दे रहा है? फॉरेक्स में। दिस इज द क्रक्स ऑफ टूरिस्ट रिफंड स्कीम। सेक्शन 15 ऑपरेशनल हो नहीं पाई बेटा, ये आपकी उसकी जगह क्या हो गई? इफेक्टिव हो गई। रिफंड चैप्टर में है ये इन टोटलिटी, पर यहां पर भी मैंने कंसीडर कर लिया। हेडिंग डालें बेटा GST काउंसिल। माइक को म्यूट करो बेटा। आर्टिकल 279A। आर्टिकल 279A टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। छोटा सा लेवल पे समझाता हूँ कि इसका फंक्शन क्या होता है। एक तो GST में जितने भी चेंज आएंगे ना, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल। सर क्यों? ओ भैया GST में CGST एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, SGST एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल के दो एग्जांपल दूंगा, आपके फिट समझ में आएगा। एक एग्जांपल लो बेटा आपका ममता बनर्जी, और एक एग्जांपल ले लो मोदी गवर्नमेंट। ये दोनों कभी लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ ही नहीं सकते। ये दोनों कभी भी, इनकी सोच एक हो ही नहीं सकती। अपना दूर जाने की जरूरत नहीं। दिल्ली का एग्जांपल ले लो, केजरीवाल साहब, और दूसरा क्या हो गया बेटा आपका साहब? सेंट्रल गवर्नमेंट। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कोविड के ऊपर से GST हटा दो, वैक्सीनेशन के ऊपर से। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है GST लगानी जरूरी है, क्योंकि अगर आउटपुट के ऊपर से GST हट गई, उनके इनपुट के क्रेडिट लैप्स हो जाएंगे। वैक्सीनेशन बनाने वाले को दिक्कत नहीं है GST देने में। भाई केजरीवाल साहब आपको क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि आउटपुट के ऊपर से अगर GST हट गई, इनपुट के ITC लैप्स नहीं हो जाएंगे। अब समस्या दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है, तो इनके झगड़े का निपटारा कौन करे?
जीएसटी काउंसिल। तो जब भी कभी कोई झगड़े हो जाएंगे गवर्नमेंट के बीच में आपस में, कोई भी नई चीज इंप्लीमेंट करनी होगी, उन सब की रिकमेंडेशन कौन देगा बेटा? जीएसटी काउंसिल देगा। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो बेटा आपका आर्टिकल 279A में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट करी है, और ये कॉन्स्टिट्यूट हो गई थी बेटा सितंबर 2016 में ही। जीएसटी काउंसिल एक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सितंबर 2016 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दी थी बेटा? कॉन्स्टिट्यूट कर दी थी। एपेक्स बॉडी है ये जीएसटी की। जितने भी डिसीजन आएंगे बेटा जीएसटी के रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स को लेके, वो सारे के सारे डिसीजन क्या लेती है बच्चे? ये जीएसटी काउंसिल लेती है। रजिस्ट्रेशन की लिमिट घटानी है, बढ़ानी है, रिटर्न आगे पीछे करनी है, कोई भी ड्यू डेट आगे पीछे करनी है, कोई भी नए प्रोविजन एडिशन या डिलीट करने हैं, ये सारे के सारे बेटा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल होता है। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले या स्टेट गवर्नमेंट अकेले अपने बेसिस पे क्या नहीं ले सकती? डिसीजन नहीं ले सकती। जो भी डिसीजन होगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल होगा। सर जीएसटी काउंसिल की कंपोजिशन क्या है? कौन कौन होगा इसमें? फाइनेंस मिनिस्टर। सेंट्रल से तो 2 लिए। पहला तो लिया यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ये तो हो गए चेयरमैन। निर्मला सीतारमन जी। सेकंड बेटा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, ये एज ए मेंबर होते हैं। अनुराग ठाकुर। तो सेंट्रल की तरफ से तो 2 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बेटा। ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? सेंटर को। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो इसका चेयरमैन होगा बेटा, एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस, अनुराग ठाकुर आई थिंक बेटा। और अब आ जाओ हर मेंबर, एक मेंबर कहां से होगा? 1 मेंबर ईच, नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और याद रखना स्टेट गवर्नमेंट की डेफिनेशन में वो 3 यूनियन टेरिटरी भी आती हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी और J&K। तो कुल मिला के मैं बोल सकता हूँ 28 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी। 31 मेंबर हो गए। टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं जीएसटी काउंसिल में? 33। कंपोजिशन में कोई इफ्स एंड बट्स? 33 में 2 सेंट्रल के हैं, 31 स्टेट के हैं। Shall I move on? सेकेंड पॉइंट, मीटिंग की कोरम क्या होगी बेटा? हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, 50% ऑफ टोटल मेंबर। 33 का 50%, 16.5 मेंबर आधा नहीं होता तो 17 हो जाएगा ना? हाँ करो बेटा। कोरम 50% टोटल मेंबर, तो 33 का 50% 16.5 बनता है। तो मेंबर कोई आधा थोड़ी ना होता है, पूरा हो जाएगा। 17 मेंबर। तो यानी कि कम से कम मीटिंग में 17 मेंबर होने चाहिए, तभी मीटिंग कंडक्ट हो सकती है, नहीं तो मीटिंग ही कंडक्ट नहीं होगी। कहीं कोरम का मतलब ही ना पता हो। कोरम का मतलब मीटिंग में कम से कम 17 होने चाहिए तभी मीटिंग कंडक्ट होगी, नहीं तो मीटिंग कंडक्ट ही नहीं होगी। सर वो 17 के 17 स्टेट के हों तो मीटिंग वैलिड है। ये भी तो हो सकता है कि 17 के 17 स्टेट के हों तो मीटिंग क्या मानी जाएगी बेटा? वैलिड मानी जाएगी। नेक्स्ट बेटा, पॉइंट नंबर 3, डिसीजन। वोट वेटेज ले लेते हैं पहले। वोट वेटेज, सेंट्रल गवर्नमेंट के वोट की कितनी वेटेज है? 33.3%। 33.33, 1/3 लिख सकता हूँ। 1/3 टोटल वोट कास्ट, जो वोट डले उसका 1/3। सेंट्रल गवर्नमेंट के वोट ही कितने हैं? 2।
हाँ करो यार। यस सर। Yes, स्टेट sir. गवर्नमेंट का 2/3 ऑफ टोटल वोटिंग। टोटल वोट कास्ट, समझाऊंगा इसका मतलब। और डिसीजन किससे लिया जाता है? डिसीजन, कोई रेजोल्यूशन पास करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? 3/4 75%। वही 75 या 3/4 की बात है ना बेटा, ऑफ टोटल वेटेड वोट कास्ट। अब समझना, प्रैक्टिकल समझाता हूँ क्या है। यहाँ तक तो सबको पता होता है, इसका क्या मतलब होता है ये किसी के समझ में नहीं आ रहा होता कभी। आज प्रैक्टिकल समझाता हूँ, कोई रेजोल्यूशन पास होते हैं तो कैसे पास होते हैं। चलो एक बना लो पहले पार्टिकुलर, आप लिख रहे हो, उसके बाद बना लो टोटल मेंबर, उस टोटल मेंबर में से प्रेजेंट एंड वोटिंग कितनों ने करी। उसके बाद रेजोल्यूशन के फेवर में कितने हैं, मेंबर इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन। फिर उसके बाद परसेंटेज, फिर उसके बाद पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। करंट मैटर बताता हूँ, आपके समझ में आएगा। स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रही है केजरीवाल साहब? वैक्सीनेशन के ऊपर से जीएसटी हटाओ, क्योंकि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस के आइटम है। क्या इसके ऊपर आपने जीएसटी लगा रखा है, ये महंगी कर दी। सेंट्रल समझा रही है कि नॉनसेंस, पूरा होमवर्क तो करके बैठ जा, ये कहाँ तू पब्लिक को पागल बना रहा है। आउटपुट अगर एग्जाम्प्ट कर दी, उनके इनपुट के क्रेडिट लैप्स हो जाएंगे। जो इनपुट है उसके क्रेडिट लैप्स हो जाते हैं ना बेटा आईटीसी चैप्टर में। तो दोनों में डिस्प्यूट हो गया, सेंट्रल में और स्टेट में। और ये डिस्प्यूट कहाँ पहुंचेगा बेटा? अब जीएसटी काउंसिल के पास। से यस और नो यार, यस अकेला तो कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता ना। Yes, ये yes, डिस्प्यूट sir. कहाँ Yes, पहुंचेगा? sir. जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल ने मीटिंग बुला ली, आ जाओ जी, बताओ क्या होना चाहिए कि इसके ऊपर से जीएसटी एग्जाम्प्ट हो या ना हो। तो अब उसके ऊपर रेजोल्यूशन चल रहा है कि क्या हुआ। ठीक है, कहानी दिमाग में सेट हुई। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पर्टिकुलर में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, इधर पर्टिकुलर में स्टेट गवर्नमेंट। चलो मुझे जल्दी बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने मेंबर हैं? 2 स्टेट के कितने हैं? 31। 31। इसके तो मान लेता हूँ 2 के 2 आ गए। ये तो हमेशा दोनों इकट्ठे चलते हैं, निर्मला सीतारमन जी, बगल में अनुराग ठाकुर। ठीक है बेटा। और 31 में से कितने आए? मान लो जी 20 आए। एक एग्जांपल ले रहा हूँ। कौन से 31 के 31 आ जाएंगे? यस सर। 31 में से आए कितने हैं जी? 20 आए हैं। तो 1 मिनट रुक जाओ, टोटल कितने आए हैं टोटल? 22. तो पहले तो ये चेक करो क्या कोरम है। यस सर। यस सर। अरे कहाँ गया कोरम? यस सर। कोरम तो है। चलो जी, अब इन्होंने क्या बोला? अब इन्होंने मीटिंग में 22 आ गए। अब उन्होंने बोला, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, चेयरमैन रखता है प्रपोजल कि भैया इसके ऊपर वैक्सीनेशन के ऊपर जीएसटी एग्जाम्प्ट हो या ना हो। कुछ बोल रहे हैं फेवर में, कुछ बोल रहे हैं अगेंस्ट। आप भी अपना अपना वोट दो कि क्या होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट वालों ने बोल दिया जी जीएसटी लगनी चाहिए, फेवर में है। 2 के 2 ने बोल दिया फेवर में है। इस 20 में से 10 ने बोल दिया कि हाँ जी लगनी चाहिए। बीजेपी वाले स्टेट होंगे ना ये भी, हाँ जी सर। ये तो पहले ही सीख के आते होंगे क्या बोलना है। बीजेपी वाले स्टेट तो वही बोलेंगे जो निर्मला सीतारमन बोल रही होगी। यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया? जी कोई दिक्कत है? नो सर। शर्माना मत बेटा, क्योंकि ये लाइफ में लास्ट टाइम पढ़ रहे हो। एक्चुअली में रियल लाइफ में कोई समझाएगा भी नहीं है। सर ये हेडिंग है मेंबर इन फेवर ऑफ। रेजोल्यूशन। चलो अब आगे चलो। परसेंटेज कितनी है सेंट्रल के वोट की? 33.33। 1/3। 1/3। हाँ सर। तो 2 का 1/3, 2 का बेटा आपका 1/3। इतनी क्या मिलेगी बेटा इसको? वेटेज मिलेगी। इसको ऐसे लो, बल्कि जैसे बोल रहा हूँ मन मन में वैसे बोलना। 2 में से 2 ने वोटिंग करी है। 2 में से पूरे 2 ने ही करी है ना वोटिंग, Yes, sir. और उसकी वेटेज है 1/3।
दो में से है, दो ने वेटेज वोट करी है बेटा, और उसकी वेटेज कितनी है बेटा 1/3। तो कितना आ जाएगा बेटा ये 33.33। इधर आओ, इधर 20 में से 10 फेवर में है, इनकी वेटेज कितनी है 2/3। कैलकुलेटर यूज करो और परसेंटेज बताओ कितना बन रहा है। 33.33। उनका भी यही 33.33। यही बन रहा है। यस सर, सेम है सर। 66। मैं बोल सकता हूँ रेजोल्यूशन नहीं पास हुआ। सर। सर मीटिंग वर्चुअली कंडक्ट नहीं करा सकते? रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ क्योंकि रेजोल्यूशन पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए 70। आराम से टाइम ले लो, कोई दिक्कत हो पूछ लो, अभी एक दो और कराता हूँ। आप बोलो बेटा क्या कह रहे हो। सर ये रेजोल्यूशन मतलब ये पास हुआ कि जीएसटी नहीं हटना चाहिए। हाँ जी, कोई भी मतलब जो रेजोल्यूशन रखा था कि ये रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ ओके क्योंकि 75% वोट होने चाहिए, बने नहीं पाए। सर इन दैट केस तो ये गाड़ी वहीं रहेगी, मतलब जीएसटी मतलब हटा जो पहले था वही है। अच्छा तो इसका मतलब खाम में दुखी कर रहे थे, आपने मीटिंग कंडक्ट करवा दी जीएसटी काउंसिल की। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, रेजोल्यूशन पास ही नहीं हो पाया ना। जी सर। अब जरा पास का एक एग्जांपल दूं कि पास कैसे हो। जी चलो एक और बनाओ, फिर वही पार्टिकुलर। भाई नालायक, माइक को म्यूट करो, माइक को म्यूट करो बेटा सारे। पार्टिकुलर में हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। मेंबर बोलना इनके कितने हैं 2, इनके कितने हैं 31। ये जान के लिख रहा हूँ कि आपको याद होता रहे। इसके बाद प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसके बाद प्रेजेंट एंड वोटिंग 2 के 2 ये आ गए, 31 के 31 ये आए हैं, सारे आए हैं 33। चेक करना क्या कोरम है। यस सर। यस, कोरम के लिए कितने चाहिए 17। ये तो पूरे 33 ही आ गए। Yes, sir. सारे खाली बैठे थे, वेले थे। अब आओ, रेजोल्यूशन के फेवर में किसने वोटिंग करी है। इन्होंने तो करी नहीं, ये 31 के 31 फेवर में है। हो सकता है। नो सर। अरे सेंट्रल वाले फेवर में नहीं है, सर स्टेट वाले सारे फेवर में तो है। वैसे ही कम हो गया तो 75% मिलेगा। अरे कहाँ से? ये यहाँ तक पॉसिबल है या नहीं है। पॉसिबल है सर। सेंट्रल वाले नहीं कर रहे उसके अच्छा, फेवर में, हाँ। स्टेट वाले सारे फेवर में है। परसेंटेज इसकी नील, इसकी बनाना 31 में से 31 मल्टीप्लाई बाय कितनी वेटेज है 2/3। तो वेटेज कितनी हो गई यही है ना टोटल। यस और टोटल चाहिए कितना 75। रेजोल्यूशन नॉट पास्ड। कहने का मतलब सेंट्रल के अगर दोनों मना कर दें कभी रेजोल्यूशन पास ही नहीं हो सकता, है ना। जी सर। अब एक पास का बनाएं। पार्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट, इससे नहीं चलेगी। स्टेट गवर्नमेंट। मेंबर कितने कितने हैं बोलना। 2। प्रेजेंट एंड वोटिंग बोलना। दोनों 31। एक कर दो। सारे ले आओ।
नहीं, अब की बार मुझे रेजोल्यूशन पास करना है। इसमें से फेवर में, इसमें से 2 फेवर में है और इसमें से कम 25 कर दो, ये फेवर में है। परसेंटेज 2 में से 2, इसकी वेटेज 1/3। 31 में से 25, इसकी वेटेज 2/3। वेटेड वोट इसका बनेगा 0.33। इसका निकालना बेटा जरा, ये कैलकुलेटर पे कुछ अलग ही आएगा ये। So 53.76 है। 53.76 टोटल बता बेटा। $87.09। 75% से ज्यादा हो गया। रेजोल्यूशन पास्ड। ऐसे होते हैं बेटा ये। थियोरिटिकल तो सब पढ़ते चले जाते हैं कि जीएसटी काउंसिल बेटा एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है सितंबर 2017 में, आर्टिकल 279A। सारा काम जीएसटी का जो संभालता है, जो भी डिसीजन लेने होते हैं, जो भी चेंज जीएसटी में आना है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। 33 पर्सन होते हैं, 2 सेंट्रल के, बाकी सारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। चेयरमैन होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसमें कोरम जो होती है 50% की, और जो बेटा डिसीजन मेकिंग होती है 3/4। 75% क्या चाहिए साहब इसके लिए? वोट चाहिए, तभी कोई कोरम, तभी आपका कोई डिसीजन पास माना जाएगा। ये है आपका बेटा जीएसटी काउंसिल इन टोटलिटी।